हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज नवीद खान। तो आज हम नीट रहनुमा सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक और चैप्टर को लेने वाले हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। राइट, लास्ट सेशन में हमने एनाटॉमी को डिस्कस किया और हमने वहां पे मोनोकॉट और डाइकॉट के इंटरनल या एनाटॉमिकल फीचर्स स्टडी किए। तो आज हम फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं हायर प्लांट्स की। राइट, अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस की, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब टू सिंथेसाइज या टू मेक। दैट मींस लाइट की मदद से प्लांट जो है वो अपनी सेल्स के अंदर फूड को या ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है। तो आपके पास डिफरेंट तरह की डेफिनेशंस है फोटोसिंथेसिस की, जैसे कि इट्स अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस बाय विच फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स they use sunlight to derive the synthesis of organic compounds। जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी सेल्स के अंदर फूड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं। राइट, अब ये जो फोटोसिंथेसिस है इसके दो इंपॉर्टेंट रोल है। राइट, अगर मैं पहले रोल की बात करूं, फोटोसिंथेसिस जो है इट इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इट इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ। जब फोटोसिंथेसिस हुई तो ऑटोट्रॉप्स ने, प्रोड्यूसर्स ने अपने अंदर फूड बनाया, फिर वही फूड पास ऑन हुआ दूसरी ट्रॉपिक लेवल में, फिर वहां से तीसरी ट्रॉपिक लेवल में। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस से ही फूड फॉर्मेशन हुआ है प्लैनेट अर्थ के ऊपर। राइट, सेकंड इंपॉर्टेंट रोल क्या है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। वो हम आगे देख लेंगे किस जगह पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है, कौन सा फोटो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है। जब फोटोसिंथेसिस होती है लाइट रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। जब ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुआ हमारे एटमॉस्फेयर में तो इससे बाकी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। राइट, दैट मीन्स ये जो ऑक्सीजन का बनना था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट पेव्ड द वे फॉर द इवोल्यूशन ऑफ अदर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स ऑन प्लैनेट अर्थ। ये इसके बहुत बड़े दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। राइट, अब सिंपली जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसमें होता क्या है, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एटमॉस्फेरिक CO2 है, इसको प्लांट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और इस CO2 से बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6। नटशेल में रिएक्शन यही है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना या कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाना। क्लियर बात। अब अगर आप ध्यान से इस रिएक्शन को देखोगे, यहां पे कार्बन, यहां पे भी कार्बन, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे भी ऑक्सीजन, इसका मतलब यहां पे ऐड हो रहा है हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन ऐड किया जाता है तब जाके CO2 रिड्यूस होता है इनटू ग्लूकोज। दैट मींस जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। ये रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन ऐड किया जाता है और यहां पे बनता है ग्लूकोज। हम आगे देखेंगे कौन सा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन डोनर एक्ट करता है यहां पे। राइट, सेकंड इंपॉर्टेंट बात, इस रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी लगती है, यानी कि CO2 जो है ये तब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा जब इसको यहां पे हम एनर्जी देते हैं। इसलिए प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान पहले लाइट रिएक्शन होती है जहां पे एनर्जी बनाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH, और वो एनर्जी यूज होती है इन द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। तो सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हमें यहीं से एनर्जी देनी पड़ती है इस रिएक्शन को करने के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर, अब इस रिएक्शन में सबस्टेंस बन रहा है, चीजें बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट का इस्तेमाल करके यहां पे ग्लूकोज को सिंथेसाइज किया जाता है। और ऐसे रिएक्शंस जहां पे नए सबस्टेंसेस बनते हैं, जहां पे किसी चीज की सिंथेसिस होती है, ऐसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। जैसे कैटाबॉलिक, रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक के एग्जांपल है, वहां पे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है। बट इन फोटोसिंथेसिस यहां पे ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, जो कि चीजें यहां पे सिंथेसाइज हो रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। राइट, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस जो है ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फिजिको केमिकल प्रोसेस, एनसीईआरटी लिख रही है ये फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल प्रोसेस का मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक गैसियस मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और ग्लूकोज सेल के अंदर प्रेजेंट होता है इन एक्वस फॉर्म, यानी एक गैस कन्वर्ट होता है एक्वस फॉर्म में। देयर इज अ फिजिकल चेंज एंड एट द सेम टाइम देयर इज केमिकल चेंज। एक तो ये गैसियस मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ एक्वस में, ये फिजिकल चेंज है। और क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मॉलिक्यूल, इसके अलग केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे जो ग्लूकोज बन रहा है इसके केमिकल फीचर्स अलग है, यानी कि यहां पे फिजिकल चेंज भी हो रही है और यहां पे केमिकल चेंज भी हो रही है, इसलिए हम बोलते हैं इट्स अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। इट्स अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। यहां तक बात क्लियर हुई। अब प्लांट्स के अंदर
हर जगह पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। प्लांट्स के अंदर कुछ फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं, प्लांट के अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम है फोटोसिंथेसिस करना। अगर मैं एक यहां पे एक प्लांट है आपके सामने, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट या एक हायर प्लांट है, इस प्लांट का वो ऑर्गन विच इज मेंट फॉर फोटोसिंथेसिस दैट इज लीफ। लीफ जो है ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है प्लांट्स का। अब इस लीफ के अंदर डिफरेंट तरह की सेल्स होती है। हमने एनाटॉमी में मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ जब पढ़ा, वहां पे हमने देखा एपिडर्मल सेल्स होती हैं, बीच में ग्राउंड टिश्यू जो है वो मेसोफिल सेल्स का बना होता है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। अब उन तमाम सेल्स में जिस सेल का काम है फोटोसिंथेसिस करना, उन सेल्स को हम नाम देते हैं मेसोफिल सेल्स। यानी कि लीफ के अंदर वो सेल्स जिनका काम है फोटोसिंथेसिस करना, उन सेल्स को हम नाम देते हैं मेसोफिल सेल्स, राइट। अब इस मेसोफिल सेल के अंदर मैं एक मेसोफिल सेल लेता हूं। इस मेसोफिल सेल के अंदर डिफरेंट तरह के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी एपैरेटस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। हर एक सेल ऑर्गेनेल की अपनी अपनी फंक्शन है। अब वो कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जिसका काम है फोटोसिंथेसिस करना? वो सेल ऑर्गेनेली है इस मेसोफिल सेल के अंदर, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। दैट इज क्लोरोप्लास्ट। यानी क्लोरोप्लास्ट जिस सेल के अंदर है वो सेल फोटोसिंथेसिस कर सकती है। अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें, ये है एनसीईआरटी की डायग्राम, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली। इट हैज आउटर मेम्ब्रेन एंड इट हैज इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन्स के बीच आपको यहां पे स्पेस दिखती है, दिस स्पेस इज नोन एज पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। दिस इज कॉल्ड पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो यहां पे स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या देखा, वहां पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है उसको हम नाम देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। रेस्पिरेशन में हम देखेंगे। इसी तरह से यहां पे आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है दैट्स कॉल्ड पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। फिर इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, इसका जो ग्राउंड मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, राइट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, जहां पे डिफरेंट तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पे इसका अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रोमा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है दैट्स कॉल्ड मैट्रिक्स। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। लाइकवाइज जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है दैट इज स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर हमें कुछ कॉइन या डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ये वाले। These disc shaped structures are known as thylakoids. These structures are known as thylakoids. मैं इस एक स्ट्रक्चर को नाम देता हूं thylakoid. These are thylakoids. ये एक thylakoid है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये thylakoids जो हैं ये स्टेक फॉर्म में होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होते हैं। एंड द स्टेक ऑफ thylakoid, a pile of thylakoid that is known as grana. That is known as grana. क्लियर? बहुत सारे थैलेकॉइड्स को मिलके हम ग्राना बोलते हैं। अब दो ग्राना के बीच जो यहां पे ये वाला थैलेकॉइड है, इट्स नोन एज स्ट्रोमल लैमेली, इट इज नोन एज स्ट्रोमल लैमेली, राइट। फिर इसके अलावा यहां पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपने राइबोसोम्स होते हैं जिससे खुद के प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, क्योंकि एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली है, राइट। ये स्टार्च बनाता है, दे आर प्रेजेंट इन स्टार्च ग्रेन्यूल्स, और ये सारा स्ट्रक्चर। इसके अलावा यहां पे एक इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज रुबिस्को। स्ट्रोमा के अंदर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट दैट इज रुबिस्को, जो फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। अब मैं वापस आता हूं, हम बात कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट। मैं सीक्वेंस फिर से पकड़ लेता हूं। प्लांट में ज्यादातर जो है लीफ सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है, और उन सेल्स को हम नाम देते हैं मेसोफिल सेल्स। अब मेसोफिल सेल के अंदर वो सेल ऑर्गेनेली जो फोटोसिंथेसिस के लिए बनाई गई, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में आपने दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े, एक है थैलेकॉइड्स जो कि डिस्क शेप्ड या कॉइन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसके अंदर एक सब्सटेंस है दैट इज स्ट्रोमा। अब फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शंस में होती है, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। जो थैलेकॉइड्स है यहां पे होती है फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन, जिसका एक और नाम है फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है इसके अंदर होता है बायोसिंथेटिक फेज, या इसको हम डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल या CO2 फिक्सेशन साइकिल भी बोलते हैं। क्लियर बात? थैलेकॉइड के ऊपर होता है लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा के अंदर जो कि यहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, तो यहां पे डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल या बायोसिंथेटिक फेज होता है फोटोसिंथेसिस का, राइट। अब लाइट रिएक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं देखो ध्यान से।
ये मैंने यहां पे बनाया है एक थैलेक्वाइड, ये दूसरा थैलेक्वाइड, ये थैलेक्वाइड्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड एंड दिस स्टेक ऑफ थैलेक्वाइड इज नोन एज ग्राना। मैंने एक ग्राना बनाया। अब इस थैलेक्वाइड के सरफेस के ऊपर, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पे प्रेजेंट है डिफरेंट तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल्स, लाइक कैरोटिनॉइड्स, लाइक ज़ैंथोफिल्स, फाइकोबिलेंस और डिफरेंट तरह के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, राइट। ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इस थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यहां तक क्लियर है ना? अब होता क्या है, ये सारे के सारे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, इनका काम है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। यहां से लाइट आई, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उस लाइट एनर्जी की मदद से वाटर मॉलिक्यूल की फोटोलिसिस होती है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है, स्प्लिटिंग होती है। जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हुआ, इससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है और यहां से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जनरेट होता है। फिर इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मदद से दो एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनाए जाते हैं, एक एटीपी और दूसरा है NADPH। ये सारे के सारे सीक्वेंसेस, ये सारे के सारे इवेंट्स होते हैं लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में, और ये लाइट रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक, अब नेक्स्ट है दैट इज डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल, जो कि स्ट्रोमा के अंदर होता है। इस रिएक्शन में सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको रिड्यूस किया जाता है इनटू ग्लूकोज C6H12O6, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे लगती है काफी ज्यादा एनर्जी, और वो एनर्जी आती है लाइट रिएक्शन से इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH। ATP एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है, एनर्जी देता है इस रिएक्शन को, और NADPH जो है ये एक्ट करता है एज हाइड्रोजन डोनर। समझ में आई बात? ये यहां पे इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। क्लियर? अब पहले लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में, इसके बाद होती है डार्क रिएक्शन। ये हमने देखा ओवरऑल सिनॉप्सिस या फ्लो चार्ट कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर होती है। अब हमें डिटेल में पढ़ना है लाइट रिएक्शन को, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल को, राइट। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्लांट के अंदर फूड बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, प्लांट को किस किस मटेरियल को मिला के प्लांट जो है वो अपने अंदर फूड को सिंथेसाइज करता है, ग्लूकोज बनाता है। प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है इनटू ग्लूकोज। प्लांट को चाहिए वाटर, राइट। प्लांट लाइट को यूज करता है और यहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यूज होते हैं, तब जाके फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स के अंदर। ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स है फॉर फोटोसिंथेसिस, और वी कैन से दीज आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। अब आपके पास प्रूफ क्या है कि प्लांट के किसी सेल के अंदर, प्लांट के किसी ऑर्गन के अंदर या लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है? वी हैव टू प्रूफ। नंबर वन इज स्टार्च का बनना। अगर प्लांट के किसी सेल में स्टार्च बन रहा है, दैट मीन्स वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। और स्टार्च बनना, और स्टार्च आप कैसे देखोगे? हम वहां पे करते हैं आयोडीन टेस्ट। जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, हमने क्या किया, हम प्लांट का कोई पार्ट लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने राइस के 2-3 ग्रेन्स लिए, उनको क्रैश करते हैं, फिर ऊपर से डालते हैं 1-2 ड्रॉप आयोडीन के। आयोडीन डालने के बाद हम कुछ टाइम 1 मिनट तक वेट करते हैं। अगर उसके बाद वहां पे कलर चेंज हुआ, और कलर कैसा आना चाहिए, अगर आपके पास ब्लू ब्लैक कलर आया आयोडीन डालने के बाद, तो समझ लेना चाहिए कि उस ग्रेन के अंदर या उस प्लांट पार्ट के अंदर स्टार्च मौजूद है, स्टार्च प्रेजेंट है। अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस हुई है। तो फोटोसिंथेसिस होने का एक प्रूफ यह है स्टार्च का बनना, और स्टार्च बना है कि नहीं बना है उसको हम पता करते हैं आयोडीन टेस्ट से, राइट। अगर ब्लू ब्लैक कलर आया यानी कि स्टार्च प्रेजेंट, अगर स्टार्च प्रेजेंट दैट मींस फोटोसिंथेसिस हुई है, राइट। सेकंड प्रूफ है ऑक्सीजन गैस का इवॉल्व होना। हमने अभी देखा जब फोटोसिंथेसिस होती है तो इस दौरान यहां पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है, राइट। इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बनना इस बात का प्रूफ है कि वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है और वहां पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। यहां तक बात क्लियर? अब हमारे पास डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया कि ये वाकई ये रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, इनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, राइट। अब हम उन एक्सपेरिमेंट्स को एक एक करके पढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। मैंने कोशिश की है सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक ही स्लाइड में यहां पे ऐड करने की, और मैंने कोशिश किया है कि यहां पे चीजों का जितना हो सका मुझसे मैंने रिपीटेशन को कम किया, बार बार चीजें रिपीट नहीं की। अब पहला एक्सपेरिमेंट यहां पे जो है दैट इज वेरीगेटेड लीप एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीप एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले आपको समझना है कि वेरीगेटेड लीप किसको बोलते हैं। यहां पे आपके पास एक लीप आपको दिखता है, ये लीफ है ना, इस लीफ में आपको ग्रीन और नॉन ग्रीन एरियाज दिखते हैं। ऐसा लीफ
जिस लीफ के ऊपर ग्रीन पैड्स होते हैं और नॉन ग्रीन पैड्स होते हैं, जैसे मनी प्लांट के ऊपर लीव्स होते हैं, राइट। ये जो ग्रीन पैच है, जो ग्रीन एरिया इस लीफ का है, ग्रीन होने का मतलब कि यहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट इसलिए ग्रीन कलर है, और बाकी एरिया है यहां पे नॉन ग्रीन कलर है। नॉन ग्रीन इसलिए क्योंकि यहां पे क्लोरोफिल एब्सेंट। एक वेरीगेटेड लीफ लिया गया, अब उस लीफ के ऊपर जब स्टार्च टेस्ट किया गया, अब मैं नटशल में बोल रहा हूं, जब स्टार्च टेस्ट किया गया, जो ग्रीन एरिया है ये स्टार्च पॉजिटिव आया, यानी इसने आयोडीन डालने के बाद यहां पे ब्लू ब्लैक कलर आया, इसका मतलब यहां पे स्टार्च बन रहा है। जो नॉन ग्रीन एरिया इट शो स्टार्च नेगेटिव, ये स्टार्च नेगेटिव आया, इसका मतलब यहां पे स्टार्च नहीं बन रहा है। अब स्टार्च उस जगह पे बना जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट, स्टार्च वहां नहीं बना जहां पे क्लोरोफिल एब्सेंट। तो इससे हमें क्या इन्फ्रेंस मिलती है, इससे क्या प्रूव हुआ, इससे यह प्रूव होता है कि बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। ग्रीन एरिया में इसलिए फोटोसिंथेसिस हुई क्योंकि यहां पे क्लोरोफिल है, नॉन ग्रीन एरिया में इसलिए स्टार्च नहीं बना, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ क्योंकि यहां पे क्लोरोफिल एब्सेंट था। तो इसके इन्फ्रेंस ये है कि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, यानी क्लोरोफिल जो है इट इज इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी के साथ एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। एक लीफ को हमने अनकवर्ड छोड़ा, एक्सपोजर छोड़ा, इस लीफ के ऊपर लाइट पड़ती है, इसको सारे रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, राइट। अब दूसरा लीफ जो है इसको हमने कवर किया ब्लैक पेपर से, ब्लैक पेपर से इसलिए क्योंकि उसके थ्रू लाइट पास नहीं होती है। हमने जब इस लीफ को कवर किया ब्लैक पेपर से, अब इस लीफ को लाइट नहीं मिल रही है, इस पे लाइट नहीं पड़ती है। दूसरा लीफ जो ये एक्सपोज्ड है, इस पे लाइट पड़ रही है। हमने दोनों लीफ को स्टार्च टेस्ट किया, राइट। हमने आयोडीन डाल के देखा कि क्या स्टार्च बना कि नहीं बना। इस वाले लीफ में स्टार्च बना था क्योंकि लाइट मिल रही थी। जब हमने यहां पे इस वाले लीफ पे स्टार्च टेस्ट किया, जिसको हमने ब्लैक पेपर से कवर किया हुआ था, यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई क्योंकि इसके ऊपर ब्लैक कवरिंग थी, यहां पे ग्लूकोज नहीं बना, तो स्टार्च टेस्ट जो है वो हमें नेगेटिव दिखा। इसका मतलब ये कि बिना लाइट के भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। क्लियर बात यहां तक? तो पहले में हमने देखा कि क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, सेकंड में हमने क्या देखा कि लाइट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज 1 मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। 1 मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक बीकर को लाया, ये आपके पास एक बीकर है, हमने एक प्लांट का आधा लीफ इस बीकर के अंदर रखा, ये आधा लीफ बीकर के अंदर और आधा लीफ जो है वो बीकर के बाहर है, ठीक। अब जो आधा पोर्शन लीफ का बीकर के अंदर है, हमने इस बीकर को सील किया, इसको कवर किया और इस बीकर के अंदर रखा गया है KOH सोक्ड कॉटन, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया इस बीकर के अंदर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ये एबिलिटी है, ये इस बीकर के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। जो भी इस बीकर के अंदर बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड था उसको ये KOH एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब बीकर के अंदर कुछ टाइम के बाद बिल्कुल CO2 नहीं होगा। और जो इस लीफ का आधा पोर्शन बीकर के बाहर है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और बाकी चीजें भी मिल रही है। हमने एक चीज को यहां पे गायब कर दिया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी बीकर के अंदर, राइट। फिर कुछ टाइम के बाद जब हमने इस पे आयोडीन टेस्ट किया तो ये वाला जो पोर्शन है जो बीकर के बाहर, ये स्टार्च पॉजिटिव आया, यानी इसमें स्टार्च बना क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुई। जो बीकर के अंदर आधा लीफ का पोर्शन है, इस पे जब स्टार्च टेस्ट किया तो स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया। इसका मतलब यहां पे स्टार्च नहीं बना, इसलिए नहीं बना क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, और फोटोसिंथेसिस इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। तो इसकी इन्फ्रेंस ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड KOH को यूज क्यों किया गया? KOH जो है इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। KOH की एबिलिटी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, राइट। अ पार्ट ऑफ लीफ इट इज इनसाइड द जार नॉट क्यू ब्लू ब्लैक कलर। जो लीफ का आधा पोर्शन जार के अंदर बीकर के अंदर था उसने ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं किया। तो 1 मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। डन यहां तक? नाउ नेक्स्ट इज बेल जार एक्सपेरिमेंट। आपके एनसीईआरटी पे वो जार टाइप के कुछ बने थे, एक जार के अंदर है रैट, दूसरे के अंदर नहीं है। बेल जार एक्सपेरिमेंट जो है इट वाज कंडक्टेड बाय जोसेफ प्रीस्ले बिटवीन द ईयर 1773 एंड 1804। अब जोसेफ प्रीस्ले वही बंदा है जिसने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। ऑक्सीजन पहले से ही था, लोग उससे पहले सांस लेते थे, बट इसने इस डेट पे ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। पता चला कि ऑक्सीजन जो है ये गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर।
ठीक है। अब इसने जोसेफ प्रीस्ले ने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर बर्निंग कैंडल था और माइस था, ऊपर से बीकर बंद, राइट। तो वहां पे कैंडल की बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, तो माइस जो है वो सफोकेशन से उसकी डेथ हो गई। फिर इसने एक और बीकर लिया, उस बीकर के अंदर ये दो चीजें रखी, यानी बर्निंग कैंडल और रैट को रखा, माइस को रखा। अभी इसने यहां पे इस बीकर के अंदर एक प्लांट भी रखा, मिट प्लांट, ठीक है। तो इसने क्या देखा, मिट प्लांट के होते हुए ये जो कैंडल है ये एक्सटिंग्विश नहीं हुआ, ये भी जलता रहा और माइस की भी डेथ नहीं हुई। इसका मतलब ये जो इस बेकर के अंदर ये जो मिंट प्लांट है, इसके पास ये एबिलिटी है कि ये एयर क्वालिटी को रेस्टोर करता है। ये जो बर्निंग कैंडल और माइस की रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है और वापस उसको प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन माइस को जिंदा रखता है। क्लियर बात। इस एक्सपेरिमेंट के इन्फ्रेंस ये है कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं दे रेस्टोर एयर क्वालिटी, they have the ability to restore air quality by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen gas because they perform photosynthesis. अब इसी एक्सपेरिमेंट को आगे लिया है जॉन इंगनहाउस ने। जॉन इंगनहाउस जो है इसने जोसेफ प्रीस्ले का एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, लेकिन अलग अलग टाइम पे, रात के टाइम और दिन के टाइम। जब इसने डे टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया, इसको वही रिजल्ट मिला जो जोसेफ प्रीस्ले को मिला था। यानी दिन में जब इसने बीकर के अंदर तीन चीजें रखी, जब इसने गिलास जार के अंदर माइस को रखा, जिंदा माइस, इसने बर्निंग कैंडल को रखा और इसने वहां पे मिंट प्लांट रखा, जब तीन चीजें रखी डे टाइम, इसने देखा कि माइस जिंदा, वही रिजल्ट जो जोसेफ प्रीस्ले को मिला। लेकिन यही तीन चीजें इसने रात के टाइम जब रखे, नाइट आवर्स में जब इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया, तो इसने क्या देखा, माइस डाइड इवन इन प्रेजेंस ऑफ प्लांट। प्लांट के होते हुए भी माइस की डेथ हो गई, क्योंकि रात के टाइम, नाइट आवर्स है, रात के टाइम लाइट नहीं मिल रही है, मिंट प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो मिंट प्लांट जो है वो एयर क्वालिटी को रेस्टोर नहीं कर सका, जिसकी वजह से माइस सफोकेशन से मर गया। क्लियर बात। इसके अलावा इसने क्या किया, एक एक्वेटिक प्लांट लिया, उसको बीकर के अंदर रखा। इसने ऑब्जर्व किया कि इस प्लांट पे जहां पे हाई लाइट इंटेंसिटीज पड़ रही है वहां पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है, ऑक्सीजन बबल्स वहां पे बन रहे हैं, राइट। अब इस एक्सपेरिमेंट की इन्फ्रेंस ये है कि लाइट जो है अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है यहां तक। नाउ नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इज कॉर्नेलियस वैन नील। कॉर्नेलियस वैन नील ने दो स्टेटमेंट्स दिए। पहला स्टेटमेंट, फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शंस में होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। और दूसरा स्टेटमेंट इसने दिया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है, ये ऑक्सीजन गैस सारा का सारा वाटर से आता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। अब पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिड्यूस होता है इनटू ग्लूकोज, C6H12O6। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है कोई सब्सटेंस H2A। जब इससे ग्लूकोज बना तो A जो है ये अपना हाइड्रोजन देता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस होने के लिए, और यहां पे A जो है ये रिलीज होता है। अब H2A ये वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये H2O भी हो सकता है, और ये H2S भी हो सकता है। क्लियर। इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वाटर अपना हाइड्रोजन देगा, इसको रिड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल से हमने हाइड्रोजन को निकाला तो यहां पे ऑक्सीजन बचेगा। इस दौरान ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है। ऐसी फोटोसिंथेसिस जहां पे CO2 को रिड्यूस करने के लिए H2O का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। क्लियर। और यह देखा गया है हायर प्लांट्स में, और इस फोटोसिंथेसिस को नाम देते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहां पे वाटर की स्प्लिटिंग के बाद ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है ना। अब कुछ बैक्टीरिया में क्या ऑब्जर्व किया गया, वहां पे हाइड्रोजन डोनर H2O नहीं बल्कि H2S है। ये अपना हाइड्रोजन देता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस होने के लिए। अब H2S से जब हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहां पे रिलीज होगा सल्फर S2। इस प्रोसेस का नाम दिया गया एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ, यहां पे सल्फर रिलीज हो रहा है, और यह ऑब्जर्व किया गया है कुछ बैक्टीरिया के अंदर। क्लियर। अब दूसरी बात इसने क्या की, इसने रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का इस्तेमाल करके इस बात को प्रूव किया कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है, इट कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड।
फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी ऑक्सीजन गैस बनता है ये सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल से आता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से, राइट। अब इसने कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें नॉर्मल अपना आइसोटोप है O16, जो इसने प्लांट को पानी दिया उसमें ऑक्सीजन यूज किया गया O18, आइसोटोपिक ऑक्सीजन है, ठीक। इसने देखा प्लांट में जो फूड बना, राइट, और यहां पे फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ इस ऑक्सीजन में देखा गया यहां पे भी सारा का सारा ऑक्सीजन जो है वो रेडियो एक्टिव है O18। इसका मतलब है सारा ऑक्सीजन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल से आया, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लियर। फिर इसने इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपके पास ये नई इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, जहां पे हम यहां पे लिखते हैं 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O और यहां पे 6 मॉलिक्यूल H2O बाहर निकलते हैं। यहां तक बात क्लियर। ये था कॉर्नेलियस वैन नील का स्टेटमेंट। अब इसके बाद लास्ट एक्सपेरिमेंट यहां पे, दैट इज TW एंगलमैन। TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट ध्यान से सुनना। TW एंगलमैन ने एक प्रिज्म लिया, इसके थ्रू व्हाइट लाइट पास की, और आपको पता है जब प्रिज्म के थ्रू लाइट पास होती है तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट होता है। लाइट जो है इट इज स्प्लिटेड इनटू बैंड ऑफ कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। फिर इस बैंड ऑफ कलर के आगे इसने एक फोटोसिंथेटिक एल्गी को रखा जिसका नाम है क्लाइडोफोरा। इसने यहां पे प्रिज्म के थ्रू जब लाइट पास की वो लाइट स्प्लिट हुई इनटू बैंड ऑफ कलर्स। फिर उस बैंड ऑफ कलर के आगे ग्रीन एल्गी को रखा, दैट्स क्लाइडोफोरा। क्योंकि एल्गी जो है ये फोटोसिंथेसिस करेगा, जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा। फिर इसने यहां पे यूज किया है एरोबिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन पसंद है, जिसको ऑक्सीजन चाहिए। अब ये बैक्टीरिया ऑब्वियसली उस जगह पे ज्यादा जमा होगा जहां पे इसको ठीक ठाक ऑक्सीजन मिल रहा है। TW एंगलमैन ने ऑब्जर्व किया ये जो बैक्टीरिया है दो जगह पे ज्यादा जमा हुआ, एक जहां पे रेड लाइट पड़ती थी इस क्लाइडोफोरा के ऊपर, और जहां पे ब्लू लाइट पड़ती थी क्लाइडोफोरा के ऊपर। इसका मतलब जो रेड लाइट है इसके अब्जॉर्प्शन के बाद ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होता था, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती थी, और जहां पे ब्लू लाइट पड़ती है इसका मतलब ब्लू लाइट से भी ज्यादा ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। इसीलिए ये एरोबिक बैक्टीरिया, दिस ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया, ये ज्यादा कंसंट्रेट हुआ इन दो एरियाज में क्योंकि इसको ज्यादा वहीं पे ऑक्सीजन मिलता है, राइट। अब रेड और ब्लू एरियाज में ऑक्सीजन ज्यादा बनने का मतलब इस लाइट से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। तो इन्फ्रेंस ये है कि ब्लू और रेड लाइट जो है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इट इज इफेक्टिव लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर बात यहां तक। अब बैक्टीरिया जो है इट कंसंट्रेट्स मोर नियर रेड एंड ब्लू रीजन्स ऑफ लाइट। बैक्टीरिया जो है ये रेड और ब्लू रीजन्स में ज्यादा कंसंट्रेट हुआ, इसका मतलब इन दो एरियाज में ज्यादा ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुआ। तो TW एंगलमैन ने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम डिस्कवर किया। पहला एक्शन स्पेक्ट्रम जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय TW एंगलमैन। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें दिखाता है कि किस वेवलेंथ पे कितना ऑक्सीजन इवॉल्व होगा या कितने फोटोसिंथेसिस होंगे, उसका बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें बोलता है कि किस वेवलेंथ को कितना एब्जॉर्ब किया जाता है बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अगर मैं इसको ग्राफिकली देखूं, अगर मैं इसको ग्राफिकली यहां पे देखूं, ये वाला ग्राफ जो है ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि किस वेवलेंथ पे ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है या ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, और दूसरा ग्राफ जो है ये हमें बता रहा है कि किस वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ध्यान से देखना, इस ग्राफ में एक तो यहां पे आपको पीक मिल रहा है और यहां पे पीक मिल रहा है। इसका मतलब इस वेवलेंथ पे ये जो यहां से वेवलेंथ है और यहां से ऑक्सीजन इवोल्यूशन दिखा रहा है, यहां पे पीक मिल रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पे ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है और इस पॉइंट पे ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। अब अगर मैं देखूं किस वेवलेंथ पे है ये, अगर मैं यहां नीचे तक जाऊं 400 टू 500 नैनोमीटर के बीच, यानी 450 के आसपास सबसे ज्यादा एक्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। अगर मैं यहां पे देखूं ये जो वेवलेंथ है ये लगभग 680 के आसपास है, तो इस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा O2 इवॉल्व हो रहा है। ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। अब नीचे वाले में देखो, यहां पे दोनों दिखा रहा है, एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन दोनों ग्राफ जो है सुपर इंपोज्ड है। जो वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है उसी वेवलेंथ में एक्शन भी ज्यादा हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो रही है। यहां पे सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है तो इसमें मैक्सिमम एक्शन भी दिखा रहा है। यहां पे भी
एक पीक मिल रहा है हमें, यानी यहाँ पे ये इस वेवलेंथ की लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और इसी पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी होती है। क्लियर बात। और यहाँ पे अलग अलग ग्राफ का दिखा रहा है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल ए। यहाँ पे देखो ये वाला जो ब्लू कलर का ये क्लोरोफिल ए का है, यहां पे पीक मिल रहा है आपको और यहां पे पीक मिल रहा है। इसका मतलब इस वाली वेवलेंथ पे और इस वाली वेवलेंथ पे क्लोरोफिल ए ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर अगर मैं क्लोरोफिल बी का देखूं, क्लोरोफिल बी यहां पे इस वेवलेंथ पे लगभग ये 450 के आसपास है और इस वाली वेवलेंथ पे यहां पे ज्यादा क्लोरोफिल बी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह से कैरोटीनॉइड्स का, कैरोटीनॉइड के यहां पे 2 पीक्स मिल रहे हैं, यानी इस वेवलेंथ को ये ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। समझ में आ रही बात। अगर आप यहां पे देखोगे, ये देखो पीक आपको कैरोटीनॉइड का यहां पे मिल रहा है यानी 500 नैनोमीटर के आसपास। इसके अलावा ये येलो कलर की लाइन कहीं पे भी ऊपर नहीं जा रही है। तो अगर मैं यहां पे देखूं लगभग 500 नैनोमीटर तक ही कैरोटीनॉइड जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसके अलावा कहीं पे आपको पीक नहीं मिल रहा है। समझ में आई बात। ये एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये दोनों ग्राफ आपके एनसीईआरटी पे हैं। मैं वापस आता हूं। अब यहां तक हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट किया जो कंडक्ट किए गए, ये प्रूव करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है। अब फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट इवेंट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब पहले हम उन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करते हैं, एक एक करके चलते हैं। इनका काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना डिफरेंट वेवलेंथ की, ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दे आर प्रेजेंट ऑन थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स। ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जो थैलेक्वाइड्स कहलाती है, उन थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन्स के ऊपर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इनको हम सेपरेट कैसे करते हैं? दे आर सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, क्लियर बात। यानी कि लैब के अंदर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को, यानी क्लोरोफिल को, कैरोटीनॉइड्स को, ज़ेंथोफिल्स को, इनको हम अलग अलग करते हैं एक दूसरे से बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। सिंपली एक पेपर हमारे पास होता है, हम उस पेपर को डिप करते हैं पानी में और उसके ऊपर जो लगे पिगमेंट्स है वो वहां से सेपरेट होते हैं, ठीक। अब हमारे पास डिफरेंट तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। वी हैव क्लोरोफिल्स, वी हैव कैरोटीनॉइड्स एंड वी हैव फाइकोबिलेंस। मैंने 3 पिगमेंट्स यहां पे लिखे, एक एक करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इनमें। क्लोरोफिल जो है ये मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का, इसका कोई ना कोई टाइप ऑलमोस्ट हर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अगर मैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करूं, इसके पास होता है एक पोरफायरिन हेड, दूसरा होता है फाइटोल टेल। यहां पे देख रहे हैं ना, ये हेड है और यहां पे टेल लाइक स्ट्रक्चर है, पोरफायरिन हेड और यह है फाइटोल टेल। पोरफायरिन हेड अलग अलग रिंग्स का बना है, ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे थोड़ा सा, ये अलग अलग रिंग्स है। मैंने एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना, रफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये जो पोरफायरिन हेड है ये अलग अलग रिंग्स का बना होता है, इनको बोलते हैं पायरोल रिंग्स। ये जो पोरफायरिन हेड है इसमें ये जो रिंग्स आपको दिखते हैं दीज आर नोन एज पायरोल रिंग्स। फाइटोल टेल ये एक हाइड्रोकार्बन टेल है, एक लंबी हाइड्रोकार्बन टेल है यहां पे, क्लियर। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है इट कंटेन्स पोरफायरिन हेड एंड इट कंटेन्स फाइटोल टेल। अब क्लोरोफिल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं प्लांट्स में। अगर मैं क्लोरोफिल ए की बात करूं, ये यूनिवर्सल पिगमेंट है, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है, चाहे वो प्लांट है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, उसमें क्लोरोफिल ए का होना लाजमी है। हर किसी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल पिगमेंट। और इसका कलर जो है ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है, आपको ये चीज याद रखनी है। इसकी जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है दैट्स दिस। अब फर्क ये है, क्लोरोफिल ए जो है इट हैज मिथाइल ग्रुप, कहां पे? एट 3rd कार्बन ऑफ 2nd पायरोल रिंग। ये आपके पास फाइटोल टेल है ना, इसमें अलग अलग पायरोल रिंग्स। अब मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल ये आपके पास 1st पायरोल रिंग है, ये आपके पास 2nd पायरोल रिंग है, ठीक। और ये बोल रहा है 2nd पायरोल रिंग के 3rd कार्बन पे 1 2 एंड 3, इस 3rd कार्बन पे यहां पे मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। ये 1st पायरोल रिंग, ये 2nd पायरोल रिंग, 2nd पायरोल रिंग के 3rd कार्बन पे 1 2 3, इस वाले कार्बन पे यहां पे जो ग्रुप लगा है दैट इज मिथाइल ग्रुप, दैट्स मिथाइल ग्रुप। अगर मैं क्लोरोफिल बी की बात करूं, क्लोरोफिल बी सेम स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर यही, लेकिन इस वाले पोजीशन पे यहां पे मिथाइल ग्रुप नहीं बल्कि यहां पे होता है एल्डिहाइड ग्रुप। यानी कि फर्क जो है इट लाइज एट 3rd कार्बन ऑफ 2nd पायरोल रिंग। अगर मैं क्लोरोफिल ए की बात करूं, यहां पे इस पोजीशन पे होता है मिथाइल ग्रुप। मैं क्लोरोफिल बी की बात करूं, यहां पे इस पोजीशन पे होता है एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप। यहां तक बात क्लियर है ना। और क्लोरोफिल बी का जो स्ट्रक्चर है दैट इज येलो ग्रीन स्ट्रक्चर।
येलो ग्रीन स्ट्रक्चर, ठीक। इस तरह से नेक्स्ट पिगमेंट जो है दैट इज कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड जो है दे आर लिपिड सॉल्युबल बट दे आर वाटर इनसॉल्युबल एंड दे आर आल्सो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा, ठीक। अब इस कैरोटेनॉइड के दो टाइप्स हैं, वी हैव कैरोटीन्स एंड वी हैव ज़ैंथोफिल्स। फर्क ये है यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन है, ठीक है ना। जो कैरोटेनॉइड्स हैं येलो ऑरेंज कलर के होते हैं, ज़ैंथोफिल्स जो है दे आर एंटायरली ऑफ येलो कलर। ज़ैंथोफिल्स का जो है येलो कलर प्रेजेंट होता है, ठीक। अब इस कैरोटेनॉइड का लाइट एब्जॉर्प्शन के अलावा एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। जब लाइट पड़ती है तो वहां पे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, वो फ्री रेडिकल सेल के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, राइट। अब इन कैरोटेनॉइड्स का काम है ये उन फ्री रेडिकल्स की स्कैवेंजिंग करते हैं, ठीक है ना, और ये बचाता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से। जो लाइट की मदद से ऑक्सीडेशन होती है ये उससे प्रोटेक्ट करता है इन मेम्ब्रेन्स को। और इसके अलावा जो कैरोटेनॉइड्स हैं इसका रोल ये है, ये फ्लावर्स और फ्रूट्स को डिफरेंट कलर, ये जो आप डिफरेंट कलर के फ्रूट्स और फ्लावर्स देखते हो, दीज आर ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरोटेनॉइड्स। जैसे रेड कलर ऑफ चिल्लीज, इट इज ड्यू टू लाइकोपीन। कैरोटेनॉइड्स में कलर होता है, क्लियर। डिफरेंट तरह के आप डिफरेंट कलर के आप फ्लावर्स देखते हैं, दे आर एक्चुअली ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरोटेनॉइड्स and these carotenoids actually the photosynthetic pigments। और लास्ट टाइप जो है दैट इज फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेन जो है इट इज, यहां पे भी पायरोल रिंग्स होते हैं लेकिन यहां पे टेट्रापायरोल यानी 4 पायरोल रिंग्स, और वो इस तरह से सर्कल नहीं बनाते हैं, दे आर नॉन साइक्लिक, लीनियर होते हैं, ठीक। रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में फाइकोबिलेंस पाए जाते हैं। इसका टाइप है फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन, ये टाइप है फाइकोबिलेन के। और ये हमने बात की डिफरेंट तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, राइट। अब हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। पहले आएंगे हम लाइट रिएक्शन पे, इसके बाद आएंगे हम डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं एक बार फिर से देखता हूं, हमने जब फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट किया पहले हमने बोला फोटोसिंथेसिस होती क्या है, इसका रोल क्या है, फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है, किन सेल्स में होती है और किन इवेंट्स में होती है। यानी फोटोसिंथेसिस मेसोफिल सेल के अंदर होती है, मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है दो स्ट्रक्चर्स होते हैं थैलेकॉइड और स्ट्रोमा। थैलेकॉइड पे होती है लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा पे होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, डार्क रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने देखा रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए और प्रूफ क्या है फोटोसिंथेसिस का। फिर हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की बात की, फिर हमने डिफरेंट तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को पढ़ा। अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं लाइट रिएक्शन की। देखो भाई ध्यान से, लाइट रिएक्शन जो है इट इज लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिना लाइट के लाइट रिएक्शन नहीं होगी, ये कंप्लीटली डिपेंड है लाइट पे। जब लाइट होगी तो लाइट रिएक्शन होगी, राइट। इट्स आल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल फेज, फोटोकेमिकल फेज। अब इस लाइट रिएक्शन के दौरान क्या क्या इवेंट्स होते हैं आपको याद रखना है। सबसे पहले इस लाइट रिएक्शन के दौरान जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या लाइट को एब्जॉर्ब, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद यहां पे वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है। H2O जो है वो ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू O2 प्लस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना। जब यहां पे वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हुई फिर इस लाइट रिएक्शन में दो केमिकल इंटरमीडिएट्स बनते हैं, एक है ATP और दूसरा NADPH। और ये पूरी की पूरी लाइट रिएक्शन होती है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर। दिस होल लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहां पे ये डिफरेंट तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के साथ कुछ प्रोटीन भी मिलकर काम करते हैं। ये बीच में एक पिगमेंट है जो कि क्लोरोफिल ए है, इस क्लोरोफिल ए को सराउंड करते हैं बाकी पिगमेंट्स जो कि क्लोरोफिल बी होते हैं, ज़ैंथोफिल होते हैं, कैरोटेनॉइड्स होते हैं। और बीच में आप येलो येलो डॉट देख रहे हैं, these are different types of proteins which are associated with these pigments। ये जो आपको प्रोटीन और पिगमेंट मिलके देखते हैं आप, ये जो पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, दिस पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज नोन एज फोटोसिस्टम। दिस इज नोन एज फोटोसिस्टम। लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स काम किस तरह से करते हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को नाम देते हैं फोटोसिस्टम। और यहां पे आपके पास एक फोटोसिस्टम है। अब इस फोटोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस फोटोसिस्टम में दो चीजें होती हैं, एक रिएक्शन सेंटर होता है और इसमें होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना मॉलिक्यूल्स।
ये पूरा का पूरा है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम का मतलब डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स और इनके साथ एसोसिएट प्रोटीन, प्रोटीन और पिगमेंट जो एमएलगम बनता है, दैट्स कॉल्ड फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में दो चीजें हैं, इसमें रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होता है और इसमें होता है एलएचसी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटेना मॉलिक्यूल्स। ये जो लाइट रिएक्शन सेंटर है फोटो सिस्टम का, इस रिएक्शन सेंटर में एक ही पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल ए। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जो मैंने यहां पे बनाया आपको। दिस इज रिएक्शन सेंटर। और इस रिएक्शन सेंटर के आसपास जो बाकी पिगमेंट्स हैं, दे फॉर्म एलएचसी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या हम इनको बोलते हैं एंटेना मॉलिक्यूल्स। और ये एलएचसी किस किस पिगमेंट का बना है? क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स। यानी एंटेना जो है या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी सारे पिगमेंट्स का बना होता है। क्लोरोफिल ए जो है ये सिर्फ बनाता है रिएक्शन सेंटर। अब काम कैसे करते हैं? यहां से सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट एंटेना मॉलिक्यूल्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइटेशन स्टेट में हर कोई मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं? ये उस एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस वाले पिगमेंट पे लाइट पड़ी, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, अब स्टेबल होने के लिए ये पास ऑन करता है उसको, उस एनर्जी को दूसरे पिगमेंट के पास। दूसरे पिगमेंट पे भी लाइट पड़ रही है, ये भी एक्साइट हो रहा है, ये उस इलेक्ट्रॉन को पास ऑन कर रहा है तीसरे पिगमेंट पे। और फाइनली सारी की सारी सारी की सारी एनर्जी जो है वो आती है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास, जो कि रिएक्शन सेंटर में है। क्लियर? फिर रिएक्शन सेंटर उस एनर्जी का इस्तेमाल करता है फॉर द सेपरेटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब प्लांट के पास दो तरह के फोटो सिस्टम्स होते हैं। यह डिपेंड करता है कि रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है ये किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अगर ये एब्जॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर को तो हम उसको फोटो सिस्टम सेकंड बोल रहे हैं, और किसी में ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम इसको फोटो सिस्टम फर्स्ट बोलते हैं। प्लांट्स के अंदर दो तरह के फोटो सिस्टम्स होते हैं। फोटो सिस्टम बना होता है लाइट रिएक्शन सेंटर का और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, इसके रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल दैट वो एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की लाइट को, तो उसको हम नाम देते हैं P700। जो फोटो सिस्टम सेकंड है, PS सेकंड, इसके रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं P680। P680। तो आपके पास दो फोटो सिस्टम फर्स्ट ऑल्सो कॉल्ड P700, फोटो सिस्टम सेकंड इसके पास होता है P680। यहां तक बात क्लियर? अब लाइट रिएक्शन जो है इट स्टार्ट्स विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लाइट रिएक्शन में जब लाइट को एब्जॉर्ब किया गया तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होती है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है दो तरीके से। एक है इसके पास नॉन साइक्लिक पाथवे और दूसरा होता है साइक्लिक पाथवे। पहले हम बात करेंगे नॉन साइक्लिक पाथवे, आल्सो कॉल्ड ज़ेड स्कीम। देखो भाई ध्यान से, ये पूरा का पूरा है फोटो सिस्टम जिसमें रिएक्शन सेंटर है बीच में और ये बाहर है, दीज आर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटेना मॉलिक्यूल्स। ये इस पे पड़ रही है लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और ये सारी एनर्जी को पहुंचाते हैं रिएक्शन सेंटर तक। फिर रिएक्शन सेंटर में उस एनर्जी का इस्तेमाल करके वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, यहां पे रिलीज होता है ऑक्सीजन गैस और यहां पे रिलीज होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड। अब स्टेबल होने के लिए इसको वापस आना है ग्राउंड स्टेट पे, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे कॉम्प्लेक्स या दूसरे प्रोटीन को हैंडओवर करता है, जो इस फोटो सिस्टम फर्स्ट में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, दैट इज फियोफाइटिन। फोटो सिस्टम फर्स्ट से जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेता है दैट इज फियोफाइटिन। फिर इस फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन लेता है प्लास्टोक्विनोन, एक और मॉलिक्यूल। फिर प्लास्टोक्विनोन से लेता है साइटोक्रोम B6F, और यहां पे हो रही है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन वापस फियोफाइटिन के पास नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे इस सीक्वेंस में हर मॉलिक्यूल का रिडॉक्स पोटेंशियल अपने पहले वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा है। मतलब कि प्लास्टोसाइनिन का रिडॉक्स पोटेंशियल इससे ज्यादा, इसका रिडॉक्स पोटेंशियल प्लास्टोक्विनोन से ज्यादा, प्लास्टोक्विनोन का रिडॉक्स पोटेंशियल फियोफाइटिन से ज्यादा है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिडायरेक्शनली फ्लो करता है, राइट। फिर साइटोक्रोम B6F अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लास्टोसाइनिन को, और ये प्लास्टोसाइनिन फोटो सिस्टम सेकंड का वो लास्ट कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रॉन देता है फोटो सिस्टम फर्स्ट को। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए जो है दैट्स कॉल्ड P700।
इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये एक्साइट हो रहा है। अब स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है आयरन सल्फर सेंटर्स को, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है एक और मॉलिक्यूल के पास, दैट्स कॉल्ड फेरिडॉक्सिन, FD फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन जाता है एक और कंपाउंड के पास, दैट्स कॉल्ड FNR। FNR की मैंने यहां पे फुल फॉर्म लिखी, दैट इज फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेस, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। फिर फाइनली FNR इलेक्ट्रॉन देता है NADP पॉजिटिव को और ये रिड्यूस होता है इनटू NADPH। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं इस पूरे सीक्वेंस में सबसे ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल किसका है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, दैट इज NADP पॉजिटिव। क्लियर बात, क्योंकि इससे कम रिडॉक्स पोटेंशियल FNR, इससे कम फेरिडॉक्सिन। तो जब NADP पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो यहां पे बनता है NADPH। और हमने देखा कि जब लाइट रिएक्शन होती है तो यहां पे तीन चीजें बनती हैं, यहां पे तीन चीजें बनती हैं। एक यहां पे बनता है ऑक्सीजन, ATP बनता है, और यहां पे बनता है NADPH। ये तीन चीजें बनती हैं लाइट रिएक्शन में, और ये तीनों चीजें हमने बनते हुए देखा। ऑक्सीजन गैस बना जब वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हुई, NADPH बनता है जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, लास्ट में NADP पॉजिटिव इसको एक्सेप्ट करके रिड्यूस होता है इनटू NADPH। अब सवाल यह है कि ATP कैसे बनता है, ये मैंने यहां पे आपको सीक्वेंस दिखाई नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की, दैट्स आल्सो कॉल्ड ज़ड स्कीम। अब हम ATP फॉर्मेशन पढ़ते हैं इस डायग्राम से, जो कि NCERT की डायग्राम है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहां पे आपके पास फोटो सिस्टम सेकंड, यहां पे फोटो सिस्टम फर्स्ट। आपको एक एक करके चीजें इसमें याद रखनी है। फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास वाटर स्प्लिटिंग होती है, तो आपने पॉइंट याद रखा, ऐसा कौन सा फोटो सिस्टम है विच इज एसोसिएटेड विद द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वो है फोटो सिस्टम सेकंड, न कि फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम सेकंड के पास ही वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग कहां पे हो रही है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ये सरफेस जो है दिस इज थैलेकॉइड ल्यूमेन, ये थैलेकॉइड ल्यूमेन है। बाहर से यहां से है स्ट्रोमा, यहां से स्ट्रोमा, और ये है थैलेकॉइड ल्यूमेन, और वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो रहा है इन थैलेकॉइड ल्यूमेन। जब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है तो यहां पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है, और ये ऑक्सीजन भी बनता है ल्यूमेन के अंदर। जब यहां पे वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हुआ, यहां पे एक तो निकलता है प्रोटॉन और यहां पे निकलता है इलेक्ट्रॉन। फिर वो इलेक्ट्रॉन घूम फिर के पहुंचता है फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। फोटो सिस्टम फर्स्ट से फाइनली NADP पॉजिटिव जब इसको एक्सेप्ट कर रहा है और ये रिड्यूस होकर बनाता है NADPH। अब ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन from photosystem second to photosystem first, protons are pumped from stroma to thylakoid lumen। बाहर है ना स्ट्रोमा, यहां पे स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से प्रोटॉन को पंप किया जाता है इनटू थैलेकॉइड ल्यूमेन। यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां से प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है। क्लियर बात। और यहां पे प्लास्टोक्विनोन जो है, इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन्स को जो है ल्यूमेन के अंदर लाया जाता है। अब एक टाइम आएगा इस ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हाई होती है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हाई हुई, और स्ट्रोमा जो है यहां पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन लो होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब, एक तो यहां पे प्रोटॉन ज्यादा जमा होने से इस ल्यूमेन का पीएच जो है वो कम होता है, पीएच लो होता है, बाहर का पीएच ज्यादा। यहां पे प्रोटॉन ज्यादा जमा होने से अंदर का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, बाहर का पॉजिटिव चार्ज कम होता है। ठीक, यहां पे एक डिफरेंस पैदा हुई, उस डिफरेंस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है ये एक फोर्स को ऑपरेट करता है, एक फोर्स को जन्म देता है। दैट फोर्स इज नोन एज प्रोटॉन मोटिव फोर्स, और वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स यहां पे चीजों को फिर से बैलेंस करता है, यानी कि वो बाहर का पीएच और अंदर का पीएच नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। अब होता क्या है, जब इस ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। अब ये प्रोटॉन वापस आएंगे स्ट्रोमा में, ताकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर नॉर्मल कंडीशन फिर से आए। लेकिन ये प्रोटॉन जो ये यहां से नहीं जाएगा, ये इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को कहीं पे भी क्रॉस करके नहीं जाएगा, क्योंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है दे आर हाईली स्क्रूटिनाइज्ड, इवन ए प्रोटॉन कैन नॉट क्रॉस ए मेम्ब्रेन। अब इस प्रोटॉन को वापस जाने के लिए एक ही रास्ता होता है, एंड दैट रास्ता इज नोन एज ATP सिंथेस, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट के केस में बोलते हैं CF0 CF1, ATP सिंथेस। अब आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे ये ATP सिंथेस माइटोकॉन्ड्रिया में किस जगह पे प्रेजेंट होता है,
ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, ये क्लोरोप्लास्ट में भी है। आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पे है? क्लोरोप्लास्ट में। अगर आप देख रहे हैं ये थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है और इस थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पे जो आपको प्रोटीन दिखता है, दिस प्रोटीन इज नोन एज एटीपी सिंथेस एंड इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इट इज नोन एज CF0 CF1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना यहां तक? अब होता क्या है, ये प्रोटॉन फ्लो करेगा इस CF0 कॉम्प्लेक्स से जो कि मेम्ब्रेन के अंदर है, फिर इस मेम्ब्रेन के बाहर ये वाली नॉब जैसी दिख रहा है ना आपको, ये स्ट्रोमा की तरफ है। यहां से प्रोटॉन फ्लो होने से ये नॉब जो है ये रोटेट होती है, इसकी कन्फर्मेशन चेंज होती है, जिसकी वजह से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर बनाता है एटीपी। तो हमने तीनों चीजें बनती हुई देखा। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन बन रहा है वाटर की स्प्लिटिंग से, लाइट रिएक्शन में NADPH बन रहा है बाय द रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव, और लाइट रिएक्शन में बनता है एटीपी जब यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। ये सारे के सारे इवेंट्स होते हैं लाइट रिएक्शन में। जब लाइट रिएक्शन में एटीपी बना और NADPH बना, तब जाके यहां पे डायरेक्ट रिएक्शन होगी, यानी CO2 कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, क्योंकि CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए दो चीजें चाहिए, एटीपी और NADPH, और लाइट रिएक्शन में वही चीजें बनाई जा रही है। ये NADPH स्ट्रोमा के साइड बन रहा है, एटीपी भी स्ट्रोमा साइड बन रहा है, वाटर की स्प्लिटिंग इस ल्यूमेन के अंदर हो रही है। समझ में आ रही है ना बात? ये सारे इवेंट्स होते हैं लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में। और यहां पे आपके पास ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये डायग्राम एनसीईआरटी के हैं। अब प्लांट में कभी कभी होता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होते। नॉन साइक्लिक पे वापस आता हूं एक बार। जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, पहले फोटो सिस्टम सेकंड फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट। यानी नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में दो फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी और फोटो सिस्टम सेकंड भी। यहां पे देख रहे हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट भी इन्वॉल्व हुआ, फोटो सिस्टम सेकंड भी इन्वॉल्व हुआ। और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में इलेक्ट्रॉन निकलता है ऑक्सीजन से, जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट से घूम फिर के फोटो सिस्टम सेकंड, फिर इसको लेता है NAD पॉजिटिव और रिड्यूस होता है NADPH। क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है ऑक्सीजन के पास? नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसलिए ये नाम पड़ा है नॉन साइक्लिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से निकला घूम फिर के वापस इसके पास नहीं जाएगा। और यहां पे दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। सीक्वेंस वाइज अगर देखें, पहले फोटो सिस्टम सेकंड फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक, और ये दोनों फोटो सिस्टम लगे हैं इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है ना? अब अगर मैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करूं, साइक्लिक का मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो घूम फिर के उसी के पास जाता है। ठीक है ना? अब इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फोटो सिस्टम सेकंड के पास होता है। प्लांट के केस में इलेक्ट्रॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो तब होता है जब प्लांट के अंदर NADPH की कंसंट्रेशन ठीक ठाक होगी। अब प्लांट को सिर्फ ATP चाहिए। प्लांट के अंदर लाइट रिएक्शन में दो चीजें बनती हैं, ATP और NADPH। अब अगर प्लांट के पास NADPH मौजूद है तो उसको क्या जरूरत है नॉन साइक्लिक करने की? वो सिर्फ करता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, ताकि NADPH नहीं बनाना है, अब सिर्फ ATP का जो है वो सेल को चाहिए। समझ में आ रही है ना बात? अगर मैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को देखूं, यहां पे फोटो सिस्टम सेकंड इन्वॉल्व होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के घूम फिर के वापस इसी के पास जाता है, फिर से लाइट आ रही है, फिर से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, फिर से इलेक्ट्रॉन वापस घूम के आ रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से यहां पे ATP फॉर्मेशन होती है, वो हमने पढ़ा। ये जो ATP फॉर्मेशन हो रही है यहां पे, इसको हम नाम देते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ऑस्मोसिस का मतलब सबस्टेंसेस का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। केमी ऑस्मोसिस का मतलब यहां पे किसी केमिकल की ऑस्मोसिस हो रही है, कोई केमिकल मूव कर रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और वो केमिकल है प्रोटॉन। यहां पे देखो प्रोटॉन है ना, यहां पे इधर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। दिस हाइपोथेसिस इज नोन एज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब प्रोटॉन का फ्लो करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए। क्या चाहिए? एक तो मेम्ब्रेन चाहिए, जो मेम्ब्रेन सेपरेट करता है दो एरियाज को, यहां पे प्रोटॉन ज्यादा यहां पे प्रोटॉन कम। एक तो मेम्ब्रेन चाहिए, एक प्रोटॉन पंप चाहिए जो प्रोटॉन्स को उस एरिया में कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, प्रोटॉन पंप चाहिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी प्रोटॉन की डिफरेंस, और ATP सिंथेस जहां से प्रोटॉन वापस निकल के वापस स्ट्रोमा के अंदर आएगा। ये सारे रिक्वायरमेंट्स है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के। ये हमने लाइट रिएक्शन की बात की, समझ में आई बात? अब इस लाइट रिएक्शन के बाद हम पढ़ने वाले हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पे एक्चुअल में ग्लूकोज या जहां पे फूड को बनाया जा रहा है।
ये जो बायोसिंथेटिक फेज है, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट। यहां पे लाइट डायरेक्टली यूज नहीं होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। जो बायोसिंथेटिक फेज फोटोसिंथेसिस का है, यहां पे डायरेक्ट सनलाइट यूज नहीं होती है, बट लाइट रिएक्शन के बने हुए प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जैसे एटीपी और एनएडीपीएच। तो इसलिए इसका नाम है डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन इसको बोलना एक मिसनोमर है, एक मिसनोमर, ठीक है ना। अब इस बायोसिंथेटिक फेज में पहला प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है CO2 फिक्सेशन में, उस बेस पे हमने बायोसिंथेटिक फेज को डिवाइड किया है इनटू C3 साइकिल और C4 साइकिल। यानी जब बायोसिंथेटिक फेज होता है, जब CO2 फिक्सेशन होती है, जब CO2 से फूड या ग्लूकोज बनाया जाता है, उसमें पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, उस बेस पे हमारे पास दो पाथवेज है, C3 साइकिल और C4 साइकिल। इसको देखा है मेल्विन कैल्विन ने। इसने रेडियो आइसोटोपिक कार्बन का इस्तेमाल करके ग्रीन एल्गी या फोटोसिंथेटिक एल्गी में क्या देखा, इसने देखा कि पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या बनता है, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है किसी कंपाउंड के साथ, तो यहां पे पहला कंपाउंड क्या बनता है। इसने देखा कि किसी प्लांट के अंदर 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड बनता है, किसी में 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड बनता है, तो इसने अकॉर्डिंगली नाम रखा C3 साइकिल और C4 साइकिल। यहां तक बात क्लियर। अब हम पहले बात करने वाले हैं C3 साइकिल की। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैल्विन बेंसन, also called Kelvin Benson cycle या simply Kelvin cycle। C3 साइकिल Kelvin साइकिल या Kelvin Benson साइकिल या Kelvin साइकिल। और ये C3 साइकिल जो है, it takes place in the stroma of chloroplast। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। लाइट रिएक्शन कहां पे होती है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर, और डार्क रिएक्शन या CO2 फिक्सेशन रिएक्शन या कैल्विन साइकिल जो है, ये होता है स्ट्रोमा के अंदर। अब इसको नाम इसलिए पड़ा C3 साइकिल क्योंकि यहां पे जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का है, एंड दैट कंपाउंड इज नोन एज 3PGA, 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड या 3 फास्फोग्लाइसरेट। 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड बनता है पहला प्रोडक्ट यहां पे, वो हम देख लेंगे, इसलिए नाम है साइकिल का C3 साइकिल, ठीक है। अब जिन प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल होता है, दे आर नोन एज C3 प्लांट्स। जैसे आपके पास एग्जांपल राइस, व्हीट, कॉटन, ये सारे के सारे C3 प्लांट्स हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ फूड बनाने के लिए C3 साइकिल ही होता है। क्लियर बात। अब अगर मैं C3 साइकिल को देखूं, ये आपके पास एक कैल्विन साइकिल, ऑल्सो कॉल्ड C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल। एक सेकंड दो। अब इस साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, एटमॉस्फेयर से प्लांट ने अपटेक किया कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर। अब स्ट्रोमा में इसको वेलकम करता है एक 5 कार्बन का कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड, दैट इज नोन एज राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, राइट, राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, RUBP। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का कंपाउंड इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और इस रिएक्शन को कराता है एक इंपॉर्टेंट एंजाइम, दैट एंजाइम इज नोन एज रूबिस्को। रूबिस्को पे हम बाद में आते हैं। पहले आप याद रखोगे, पहले रिएक्शन जो कैल्विन साइकिल में होती है, दिस रिएक्शन इज परफॉर्म्ड बाय रूबिस्को एंजाइम। ये रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड और RUBP को कंबाइन करता है, और यहां पे पहला कंपाउंड जो बनता है दैट इज कॉल्ड 3PGA, 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। और 3PGA के पास कितने कार्बन, 1 2 एंड 3, इसीलिए इसका नाम पड़ा C3 साइकिल, क्योंकि यहां पे इस और इसकी रिएक्शन से जो पहला कंपाउंड बना वो 3 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है ना। फिर इस 3PGA को कन्वर्ट किया जाता है, पहले फेज को हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलेशन फेज, कार्बोक्सिलेशन फेज, दूसरा होता है रिडक्शन फेज, एंड थर्ड जो है इट इज कॉल्ड रीजनरेशन फेज, रीजनरेशन फेज, राइट, रीजनरेशन फेज। अब यहां पे
3PGA जो है इट इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये वापस कन्वर्ट होता है इनटू राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइट। और इस फेज को हम नाम देते हैं रीजनरेशन फेज। मैं यहां पे दूसरी स्लाइड ऐड करता हूं, थोड़ा सा इस डायग्राम में गड़बड़ी है। देखो भाई, हमारे पास था RuBP, ये 5 कार्बन का कंपाउंड, ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और इसको रिएक्शन कराता है रुबिस्को। और पहला कंपाउंड जो यहां पे बना दैट्स कॉल्ड 3PGA, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। और ये 3PGA जो है ये 3 कार्बन का कंपाउंड। फिर इसके बाद 3PGA जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फिर ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये वापस कन्वर्ट होता है इनटू RuBP। तो 3 स्टेप्स में केल्विन साइकिल कंप्लीट हुआ। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है यहां पे रिडक्शन, तीसरा फेज जो है थर्ड फेज दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। रिडक्शन फेज में यहां पे 2 ATP मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, तो 2 ADP बाहर निकलेंगे। यहां पे 2 मॉलिक्यूल NADPH यूज होते हैं और यहां पे 2 NADP पॉजिटिव बाहर निकलेंगे। फिर रीजनरेशन फेज में एक मॉलिक्यूल लगता है ATP का और ये टूट के बनाएगा ADP। ये केल्विन साइकिल। हमें केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाना है। अब बनेगा कैसे, ध्यान से देखोगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन कंपाउंड RuBP के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्शन कराता है रुबिस्को। तो पहला कंपाउंड जो बना दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड नोन एज 3PGA। फिर 3PGA जो है ये रिड्यूस होता है इनटू ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाय यूजिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। फिर ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वापस रीजनरेट होता है RuBP के अंदर, राइट। और ये RuBP 5 कार्बन है, यहां पे 2 मॉलिक्यूल 3PGA निकल रहे हैं, यहां पे 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अगर 2 मॉलिक्यूल है, एक के पास 3 कार्बन, दूसरे के पास भी 3 कार्बन, हो गए 6 कार्बन। यहां पे भी दूसरे के पास भी 3 कार्बन होंगे, ठीक। अब यहां पे वापस बन रहा है 5 कार्बन कंपाउंड। इसका मतलब एक कार्बन रिएक्शन से बाहर निकला, क्लियर बात। फिर से एक और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आएगा, वो RuBP के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा 3PGA। 3PGA कन्वर्ट होगा ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाय यूजिंग 2 ATP 2 NADPH। तो दूसरा साइकिल होगा तो दूसरा कार्बन निकलेगा, राइट। तीसरा साइकिल होगा तो तीसरा कार्बन निकलेगा। अब इसको नाम देते हैं ट्रायोस फॉस्फेट, यानी कि 3 कार्बन कंपाउंड। फिर से 3 बार साइकिल होगा तो फिर ट्रायोस फॉस्फेट निकलेगा। 2 ट्रायोस फॉस्फेट मिलके दे फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड एंड दिस 6 कार्बन कंपाउंड इज नोन एज ग्लूकोज। ये बनाएगा 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज ग्लूकोज। अब देखो ध्यान से, एक मॉलिक्यूल CO2 लाने से सिर्फ यहां पे कार्बन स्केलेटन बना, डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनता है एक साइकिल होने से। यहां पे एक कार्बन बाहर निकला, दूसरी बार साइकिल हुआ तो दूसरा कार्बन बाहर, तो 6 बार जब साइकिल हुआ तब जाके हमें मिलता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज। एक साइकिल होने पे यहां पे 2 ATP खर्च होते हैं, यहां पे 1 ATP खर्च होते हैं। तो एक साइकिल में 3 ATP मॉलिक्यूल्स खर्च होते हैं और NADPH कितने होते हैं, यहां पे रिडक्शन फेज में 2 NADPH लगते हैं, ठीक। ये एक साइकिल में, लेकिन इस साइकिल को होना पड़ता है 6 बार। ये जो केल्विन साइकिल या C3 साइकिल है ये 6 बार होता है, तब जाके मिलता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, ठीक। अब 6 बार जब साइकिल होगा तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेगा। अब इस एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनाने के लिए शाबाश टोटल कितने ATP लगेंगे, एक में लगते हैं 3 और 6 में लगेंगे 6 4 18 ATP मॉलिक्यूल्स, और यहां पे एक साइकिल में लगते हैं 2 और 6 में लगेंगे 12 NADPH। ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनाने के लिए आपके पास लगते हैं। इसका मतलब केल्विन साइकिल या C3 साइकिल में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए इस साइकिल को 6 बार होना पड़ता है, राइट। एक साइकिल में 3 ATP लगते हैं, 2 लगते हैं रिडक्शन फेज में और एक लगता है
रीजनरेशन फेज में, ठीक। कार्बोक्सिलेशन फेज में कोई भी एटीपी मॉलिक्यूल खर्च नहीं होगा। अब आपको मुझे बोलना है, आपके पास सवाल यह है, आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दोगे। 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH molecules are formed in Calvin cycle। 100 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए कैल्विन साइकिल में, राइट, कितने टोटल ATP और कितने टोटल NADPH लगते हैं। और हमने यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखा, CO2 से ग्लूकोज तब बनेगा जब यहां पे ATP और NADPH यूज होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये ATP और NADPH आया कहां से, यही हमें देता है लाइट रिएक्शन बना के। जो पहले लाइट रिएक्शन हुआ ना, उस लाइट रिएक्शन में ये दो कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, तब जाके CO2 रिड्यूस होता है इनटू ग्लूकोज। समझ में आई बात? ये हम बात कर रहे हैं कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल की। अब पहले हम बात करते हैं रुबिस्को एंजाइम की। मैंने बोला रुबिस्को जो है ये RuBP की कार्बोक्सिलेशन कराता है, इसको मिलाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वहां पे बनता है 3PGA। अब ये रुबिस्को जो है इसके फुल फॉर्म है राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस, राइट। इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। सबसे ज्यादा बनने वाला प्रोटीन जो दुनिया में है दैट इज दिस रुबिस्को एंजाइम। एंजाइम भी कह सकते हैं, प्रोटीन भी कह सकते हैं, राइट। ये जो रुबिस्को एंजाइम है इट एक्ट्स एज, या तो एक्ट करेगा एज कार्बोक्सिलेस या तो ये एक्ट करता है एज ऑक्सीजनेस। कार्बोक्सिलेस का मतलब इट एड्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजनेस का मतलब इट एड्स ऑक्सीजन। यानी इस एंजाइम की एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड और टुवर्ड्स ऑक्सीजन बराबर होती है, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर थोड़ा सेम है, लीनियर स्ट्रक्चर दोनों का है। जो इस एंजाइम का एक्टिव साइट है, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, इस एंजाइम का जो एक्टिव साइट है यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी फिट हो सकता है, यहां पे ऑक्सीजन भी फिट हो सकता है, ऑक्सीजन भी इसके साथ इसके एक्टिव साइट में बैठ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके एक्टिव साइट में आ सकता है। क्लियर? अब जब ये एंजाइम एक्ट करेगा इस कार्बोक्सिलेस, तो ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करेगा। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के दौरान ये RuBP को मिलाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। When this enzyme acts as oxygenase, तब ये ऑक्सीजनेशन रिएक्शन करेगा और ये उस टाइम RuBP के साथ CO2 नहीं बल्कि ऑक्सीजन को मिलाएगा। जब RuBP O2 के साथ मिलेगा तो उस दौरान एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है, दैट्स कॉल्ड फोटोरेस्पिरेशन। दैट्स कॉल्ड फोटोरेस्पिरेशन। अब ये रुबिस्को कब एक्ट करता है एज कार्बोक्सिलेस, कब एक्ट करेगा एज ऑक्सीजनेस, इसकी जो एक्टिविटी है डिपेंड्स ऑन these following factors, यानी conditions in which Rubisco acts as oxygenase। कब कब ये एज ऑक्सीजनेस एक्ट करेगा? जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा तो रुबिस्को जो है ये एक्ट करेगा एज ऑक्सीजनेस, जिससे प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होती है जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है। सेकंड कंडीशन, अगर हाई टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर हाई है तब भी रुबिस्को एंजाइम एक्ट करता है एज ऑक्सीजनेस। अगर CO2 की कंसंट्रेशन कम है, जब CO2 की कंसंट्रेशन कम तो इसके एक्टिव साइट में ऑक्सीजन आके बैठेगा तो ये एक्ट करेगा एज ऑक्सीजनेस। लास्ट जो है दैट इज हाई टेम्परेचर इंटेंसिटी। अगर टेम्परेचर ज्यादा है किसी एरिया में तो वहां पे भी चांसेस है ये रुबिस्को एक्ट करेगा एज ऑक्सीजनेस। अब अगर रुबिस्को ने एक्ट किया एज ऑक्सीजनेस तो प्लांट में वेस्टफुल प्रोसेस होगी, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। ये रुबिस्को जो बाई फंक्शनल एंजाइम है, ये एक्ट करता है एज ऑक्सीजनेस भी, ये एक्ट करता है एज कार्बोक्सिलेस भी, इसलिए इसका नाम है राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस या ऑक्सीजनेस। समझ आई बात यहां तक? अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इस रुबिस्को को एज ऑक्सीजनेस एक्ट होने नहीं देते हैं, क्योंकि अगर रुबिस्को ने एक्ट किया एज ऑक्सीजनेस तो वेस्टफुल प्रोसेस होगी, फोटो रेस्पिरेशन होगी। तो कुछ प्लांट्स ने अपने अंदर कुछ एडेप्टिव मैकेनिज्म डेवलप किया, अपने एनाटॉमी को थोड़ा सा चेंज किया, अपने फिजियोलॉजी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस लाई ताकि उनमें फोटो रेस्पिरेशन ना हो, यानी उनमें रुबिस्को जो है ये एक्ट एज ऑक्सीजनेस ना करे। उन प्लांट्स को बोलते हैं C4 प्लांट्स और उस साइकिल को हम नाम देते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल फूड या कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल जो है ये ग्लूकोज बनाता है प्लांट्स में। अब
C4 साइकिल जो है ये एक एडेप्टिव मैकेनिज्म है प्लांट्स में, जिससे ये फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज करते हैं। तो हम C4 को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेड्स-लाइक पाथवे बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय दीज टू साइंटिस्ट्स। हेड्स-लाइक पाथवे, अब इसका नाम इसलिए C4 साइकिल पड़ा है क्योंकि यहां पे पहला कंपाउंड जो बनता है दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड, और उस 4 कार्बन कंपाउंड को हम नाम देते हैं दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। C4 साइकिल का नाम इसलिए C4 साइकिल क्योंकि यहां पे पहला कंपाउंड या पहला प्रोडक्ट जो बनता है दैट्स 4 कार्बन कंपाउंड, और उस कंपाउंड को हम नाम देते हैं OAA, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब जिन प्लांट्स में C4 साइकिल होता है, दीज प्लांट्स आर नोन एज C4 प्लांट्स, जैसे मेज, शुगर कैन, ये C4 प्लांट्स के एग्जांपल है। अब C4 साइकिल का मकसद क्या है, क्यों प्लांट्स में C4 साइकिल होता है? अगर कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल से फूड बनता है, ग्लूकोज बनता है, तो प्लांट्स को क्या जरूरत, क्या मजबूरी पड़ी C4 साइकिल करने की? ये इसीलिए C4 साइकिल जो है इट कंसंट्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ कार्बोक्सिलेशन, कीपिंग द CO2 कंसंट्रेशन हाई एनफ फॉर रुबिस्को टू बाइंड CO2 रादर देन ऑक्सीजन। C4 साइकिल का एक ही मकसद है, ये उस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, राइट, जिस जगह पे रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होगा, ताकि रुबिस्को CO2 के साथ बाइंड हो, न कि ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ तो फोटो रेस्पिरेशन होगी। और ये करने से जो C4 प्लांट्स है ये मिनिमाइज करते हैं फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि ये रुबिस्को के नजदीक ऑक्सीजन नहीं आने देते हैं, ये रुबिस्को के नजदीक हमेशा CO2 की कंसंट्रेशन को ज्यादा रखती हैं ताकि फोटो रेस्पिरेशन ना हो। तो मेन मकसद जो C4 साइकिल का है दैट इज टू मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन। हम अलग आते हैं फोटो रेस्पिरेशन क्या है उसको हम पढ़ेंगे। अब C4 प्लांट्स जो हैं दे आर यूनिक इन पोजेसिंग ए स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी दैट इज नोन एज क्रंज एनाटॉमी। C4 प्लांट्स में एक इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन होती है, एक एडेप्टेशन है दैट्स कॉल्ड क्रंज एनाटॉमी। ये है यहां पे क्रंज एनाटॉमी। मैंने C4 प्लांट का लीफ लिया, अगर आप एक C4 प्लांट का लीफ लोगे, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, बीच में यहां पे होंगे मेसोफिल सेल्स, अब बीच में यहां पे वेस्कुलर बंडल। इस वेस्कुलर बंडल, ये देखो बीच में है ना वेस्कुलर बंडल, इस वेस्कुलर बंडल को सराउंड करती है बंडल शीथ सेल्स। उन बंडल शीथ सेल्स के बाहर एक और सर्कल है दैट इज मेसोफिल सेल्स। ऐसी एनाटॉमी जहां पे वेस्कुलर बंडल को कवर करते हैं बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स के बाहर एक और रिंग है मेसोफिल सेल्स का। दीज कॉन्सेंट्रिक लेयर्स they form a wreath-like arrangement and this wreath-like arrangement is known as Kranz anatomy। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्रंज एनाटॉमी का मतलब ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन होती है C4 प्लांट्स में, जहां पे वेस्कुलर बंडल के बाहर होती है बंडल शीथ सेल्स, एक सर्कल एक रिंग, और फिर बंडल शीथ सेल के बाहर होता है दूसरा सर्कल दूसरा रिंग मेसोफिल सेल्स का। ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जो प्रेजेंट होते हैं, दिस फीचर इज नोन एज क्रंज एनाटॉमी। और ये क्रंज एनाटॉमी देखी गई है C4 प्लांट्स के अंदर, C4 प्लांट्स के अंदर। समझ में आ रही है ना बात? अब ये C4 साइकिल कैसे होता है? C4 साइकिल में दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। ठीक, देखो भाई आराम से, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ सेल के अंदर क्योंकि इसको ग्लूकोज बनाना है, प्लांट को CO2 से ग्लूकोज बनाना है, CO2 को रिड्यूस करना है इनटू ग्लूकोज। अब यहां पे CO2 एंटर हुआ, यह एंटर होता है मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में 3 कार्बन कंपाउंड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। प्राइमरी जो यहां पे एक्सेप्टर है CO2 एक्सेप्टर दैट इज PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट इस CO2 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये पहला कंपाउंड जो बनाता है वो 4 कार्बन का है। दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इसलिए साइकिल का नाम पड़ा C4 साइकिल, क्योंकि यहां पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से जो पहला प्रोडक्ट बना दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और इस रिएक्शन को कराता है एक एंजाइम, दिस एंजाइम इज नोन एज पेप्केस। पेप्केस का एक और नाम भी है पेप कार्बोक्सिलेज। पेप्केस भी इसको बोलते हैं, पेप कार्बोक्सिलेज भी इसको बोलते हैं। ठीक, अब ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है, ऑक्सैलोएसिटेट, ये कन्वर्ट होता है इनटू मैलेट, फिर मैलेट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा इनटू बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल में आके ये मैलेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। ये 4 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट होता है 3 कार्बन कंपाउंड में। इसका मतलब एक कार्बन तो बाहर निकला और वो निकलता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये पायरुवेट वापस
मेसोफिल सेल में जाएगा, फिर ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इस दौरान यहां पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं। एक्चुअल में एटीपी टूटता है एएमपी में, एंडोसिन मोनोफॉस्फेट। क्योंकि 2 फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स ब्रेक हुए तो वो 2 एटीपी के बराबर होते हैं, इसलिए हम यहां पे लिख रहे हैं कि 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में यूटिलाइज होते हैं। अब होता क्या है, ये जो बंडल शीथ सेल है इसके अंदर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट। बंडल शीथ सेल में एंजाइम कौन सा है, यहां पे प्रेजेंट है रुबिस्को एंजाइम। और रुबिस्को एंजाइम, ये प्लांट चाहता है कि रुबिस्को के नजदीक ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। इसने इस रुबिस्को को यहां पे रखा और इस रुबिस्को के नजदीक कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को ज्यादा रखा जाता है ताकि रुबिस्को एक्ट करेगा एज ऑक्सीजनेस, ये सॉरी एज कार्बोक्सिलेस, ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराएगा। फिर ये CO2 एंटर होता है केल्विन साइकिल में, और केल्विन साइकिल आपको पता ही है, वहां पे रिडक्शन फेज, रिजेनरेशन फेज और कार्बोक्सिलेशन फेज होता है, और इस केल्विन साइकिल से बनाया जाता है ग्लूकोज। समझ में आई बात। अब दोनों सेल्स में डिफरेंस है। पहला सवाल, C4 प्लांट्स में किस सेल के अंदर केल्विन साइकिल होता है, क्या मेसोफिल सेल के बंडल शीथ सेल? आपका जवाब होना चाहिए बंडल शीथ सेल के अंदर केल्विन साइकिल हो रहा है। और C3 प्लांट्स में केल्विन साइकिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल के अंदर होता है, ठीक है ना। यहां पे अब प्लांट ने ये 2 सेल्स क्यों इन्वॉल्व की, क्योंकि जिस सेल के अंदर रुबिस्को है वहां पे ये हमेशा CO2 की कंसंट्रेशन को ज्यादा रखेगा और इस सेल में ये ऑक्सीजन बनने नहीं देगा। अब यहां पे ऑक्सीजन ना बने इसके लिए यहां पे क्लोरोप्लास्ट को एग्रेनल रखा, जहां पे सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट है। एंड यू नो दैट फोटोसिस्टम फर्स्ट में इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन नहीं होगा। जब नहीं होता है ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, जिसकी वजह से इस सेल में ऑक्सीजन इवॉल्व होने का चांस ही नहीं बनता। सेकंड, आप देख भी रहे हैं इस सेल का जो मेम्ब्रेन है थोड़ा सा थिक है, इसका थिक वॉल है, इम्परवियस, ताकि बाहर से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर इसके अंदर एंटर ना करे। इस सेल को प्रोटेक्ट किया जाता है ऑक्सीजन से, क्योंकि यहां पे बचाना है रुबिस्को को ऑक्सीजन से। अब इस वाले सेल में देखो, यहां पे दोनों फोटोसिस्टम प्रेजेंट, फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड। अगर यहां पे फोटोसिस्टम सेकंड प्रेजेंट है, इस सेल में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा। अब ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होने से यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहां पे रुबिस्को नहीं है, ठीक। और यहां पे क्लोरोप्लास्ट जो है दे आर ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट्स। अब बेटा देखो ध्यान से, अगर आपसे सवाल पूछा जाए, ये C4 साइकिल पूरा है, 2 सेल्स में होता है। C4 साइकिल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटीपी लगते हैं? हमने केल्विन साइकिल में क्या देखा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए यहां पे 18 एटीपी यूज होते हैं और यहां पे 12 NADPH मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, 12 NADPH मॉलिक्यूल्स, राइट। अब इस साइकिल में यहां पे जो मेसोफिल सेल है, जब पायरुवेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, यहां पे और 2 मॉलिक्यूल एटीपी यूज होते हैं, और 2 मॉलिक्यूल एटीपी यूज होते हैं। समझ में आई बात। जब एक मॉलिक्यूल CO2 एंटर हुआ, ये एक CO2 एंटर होगा केल्विन साइकिल में, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए यहां पे केल्विन साइकिल में लगते हैं 3 एटीपी और यहां पे लगते हैं 2 NADPH, और यहां पे इस वाली पोजीशन पे लगते हैं और 2 एटीपी। इसका मतलब टोटल कितने एटीपी यूज होते हैं? 3 और 2 5 एटीपी, 5 एटीपी यूज होते हैं और 2 NADPH। C4 साइकिल में एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, ये एक बार साइकिल चलाने के लिए यहां पे 5 एटीपी लगते हैं और 2 NADPH लगते हैं। एंड यू नो दैट केल्विन साइकिल 6 बार होता है, तब जाके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज होगा। केल्विन साइकिल 6 बार तब होगा जब यहां पे 6 मॉलिक्यूल CO2 होंगे। यहां पे 6 CO2 लाने के लिए ये C4 साइकिल भी 6 बार होगा। जब 6 बार होगा तो यहां पे भी 6 मल्टीप्लाई हम 6 करेंगे, क्लियर बात। तो अगर आपको एक साइकिल में 5 एटीपी लगते हैं, 6 में कितने लगेंगे? 5 into 6, आपको 30 एटीपी लगते हैं 6 बार साइकिल होने में। अगर आपको एक बार 2 लगते हैं तो 6 बार साइकिल होने में आपको 12 NADPH लगेंगे। इसका मतलब पूरे C4 साइकिल में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए आपको टोटल लगते हैं 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स, 12 NADPH
और आपको लगते हैं 6 CO2 मॉलिक्यूल्स। ये स्टैचोमेट्री आपको याद रखनी है, यानी C4 प्लांट्स जो हैं, एक बार C4 साइकिल करने के लिए आपको 5 ATP लगते हैं और 6 बार करने के लिए 30 ATP। या आपसे यह भी सवाल पूछा जाए, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए टोटल कितने ATP खर्च होते हैं इन C4 प्लांट्स? 30 ATP, और टोटल NADH होते हैं 12 NADPH मॉलिक्यूल्स। अब आपसे यहां पे भी सवाल यह है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 200 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 200 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, how many ATP and NADPH molecules are utilized in C4 cycle? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे। एक 200 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए C4 साइकिल में टोटल कितने ATP और टोटल कितने NADPH मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होते हैं? यहां तक आपको बात समझ में आई? ये आपके पास NCERT की डायग्राम है। अब फर्क देखो मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में क्या है। जो मेसोफिल सेल्स है इसका वॉल थिन होता है ताकि ऑक्सीजन डिफ्यूज हो। बंडल शीथ सेल्स का वॉल थिक होता है, इंपरवियस होता है, ताकि इसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज ना हो। मेसोफिल सेल में जो एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज पेप्केस इज प्रेजेंट, और इसमें रुबिस्को एब्सेंट होता है। बंडल शीथ सेल में पेप्केस एब्सेंट, लेकिन यहां पे रुबिस्को प्रेजेंट। और हमने अभी देखा यहां पे क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रैनल, यानी ग्राना बनता है इस तरह के, जो थैलेक्वाइड से भी एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है। यहां पे एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। यहां पे दोनों फोटोसिस्टम प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स। बंडल शीथ सेल में सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम सेकंड एब्सेंट, क्योंकि वहां पे फोटोलिस ऑफ वाटर से उसको बचाना है। यहां पे ऑक्सीजन गैस बन रहा है, यहां पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो बंडल शीथ सेल, इनमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा है ताकि एनर्जी को इक्वलाइज किया जाए। यहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है और यहां पे इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। ये डिफरेंस है मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। और ये दो सेल्स मिलके इस तरह से अरेंज होते हैं। एक रिंग है बंडल शीथ सेल्स का, एक रिंग है मेसोफिल सेल्स का, और इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं क्रंच एनाटॉमी। अब आते हैं फोटो रेस्पिरेशन पे। हमने अभी देखा कि फोटो रेस्पिरेशन जो है कि वेस्टफुल प्रोसेस है। इट्स आल्सो कॉल्ड वारबर्ग इफेक्ट। पहली बार वारबर्ग ने इसको ऑब्जर्व किया है। इट्स अ लाइट डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रेस्पिरेशन की तरह, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को यूज किया जाता है और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सेम यहां पे CO2 को फिक्स करने के बजाय यहां पे CO2 को रिलीज किया जाता है, लाइक इन रेस्पिरेशन। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। और ये सारे प्रोसेस होते हैं लाइट का इस्तेमाल करके, ठीक है ना। अब इस प्रोसेस में एट लो CO2 कंसंट्रेशन, अगर सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा, तब रुबिस्को एक्ट करता है ऑक्सीजनेस। और अगर रुबिस्को ने एक्ट किया ऑक्सीजनेस, तो ये RUBP के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराता है और यहां पे दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज कॉल्ड 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, और बनता है एक ही मॉलिक्यूल 3-PGA का। हमने केल्विन साइकिल में क्या देखा, जब RUBP रिएक्ट करता है CO2 के साथ तो वहां पे बनते हैं दो मॉलिक्यूल 3-PGA। यहां पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल बना 3-PGA, तो वो नॉर्मली जाएगा केल्विन साइकिल में। और यहां पे एक मॉलिक्यूल बनता है 2 कार्बन कंपाउंड का, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोग्लाइकोलेट, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। इसकी फर्दर मेटाबॉलिज्म होती है, उसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोलेट साइकिल या C2 साइकिल। अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन है, ये 3 सेल ऑर्गेनेलिज्म में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। और आपको सीक्वेंस वाइज याद रखनी है, पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। और यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है, न कि फिक्स किया जाता है। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फूड बनाना था, लेकिन यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को भगा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लाइक इन केस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक, तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया फोटो रेस्पिरेशन। तो अब फोटोसिंथेसिस का बचता है लास्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है, या तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है या उन फैक्टर्स से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होती है। देयर आर मेनली 2 फैक्टर्स, एक है इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे को हम नाम देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। इंटरनल फैक्टर्स जो हैं दे आर आल्सो कॉल्ड प्लांट फैक्टर्स, दे आर आल्सो कॉल्ड प्लांट फैक्टर्स, क्योंकि प्लांट के ही फैक्टर्स होते हैं, राइट। अब
इंटरनल फैक्टर जो है इट डिपेंड ऑन जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, यानी कि प्लांट के जीन्स कंट्रोल करते हैं इनको, राइट। जैसे कि नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, प्लांट के लीव का साइज क्या होगा, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, ये प्लांट के जीन्स तय करते हैं। क्लियर बात। अब प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स जो है दे आर जेनेटिकली प्रेडिस्पोज्ड, इनको जीन्स कंट्रोल करते हैं। अब अगर लीफ का साइज ज्यादा है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। अगर लीफ ज्यादा एज्ड है तो उसमें क्लोरोफिल का अमाउंट कम होता जाएगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगी। लीफ की ओरिएंटेशन, अगर लीफ है परपेंडिकुलर टू सनलाइट, उस पर प्रॉपर सनलाइट पड़ रही है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा। अगर लीफ जो है इट इज पैरेलल टू सनलाइट तो इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगी। नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स, जितने मेसोफिल सेल्स ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा, जितने क्लोरोप्लास्ट ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा, जितनी CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा, क्लोरोफिल ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। ठीक, अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, बाहर के फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट पड़ता है। अब एक्सटर्नल फैक्टर को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, आल्सो कॉल्ड एफ ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या बोल रहा है, पहले मैं आपके सामने इसका स्टेटमेंट पढ़ता हूं। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोल रहा है एनी बायोकेमिकल प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय 2 or more factors, the rate of this biochemical process is determined by the factor which is most limiting। क्या मतलब इसका, कि अगर कोई बायोकेमिकल प्रोसेस ऐसी है जिसको बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं तो उस बायोकेमिकल प्रोसेस की रेट वो फैक्टर तय करता है जो सबसे लिमिटिंग होगा। अभी भी समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल डेजर्ट में कोई प्लांट है, राइट, उस प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए हर कोई चीज मिल रहा है, लेकिन एक फैक्टर वहां पे उस प्लांट को कम मिलेगा, वो है वाटर। यानी डेजर्ट में वाटर की कंसंट्रेशन कम, बाकी प्लांट को लाइट भी ठीक ठाक मिलती है, प्लांट को CO2 भी मिल रहा है, क्लियर, प्लांट को जो है उसके अंदर अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल भी ठीक ठाक है। अब जिस चीज की कमी है प्लांट को वो है वाटर, क्योंकि डेजर्ट प्लांट है, जीरोफाइट है। अब अगर उस प्लांट में मैं चाहूं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो, क्या मैं उस प्लांट में और लाइट इंटेंसिटी देके रेट बढ़ा सकता हूं? नहीं, लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। उस प्लांट को कमी है वाटर की, तो अगर मैं वाटर दूं उस प्लांट को तो वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रही है, क्योंकि कमी इसी की है। तो यही बोल रहा है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कि अगर बहुत सारे फैक्टर्स किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं तो उस बायोकेमिकल प्रोसेस के रेट लिमिटिंग फैक्टर डिटरमाइन करती है। यहां एक और एग्जांपल लेते हैं। विंटर में कोई प्लांट है, उस प्लांट को सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन एक चीज कम है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है विंटर में, दैट इज टेम्परेचर। तो अगर मैं चाहूं विंटर में किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस बढ़े तो मुझे टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, जो कि उस प्लांट में विंटर में सबसे कम मिलता है। समझ में आ रही ना बात। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या है, लाइट इंटेंसिटी है, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन, ये सारे प्लांट के एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो अफेक्ट होती है। अगर मैं लाइट इंटेंसिटी की बात करूं, लाइट के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इनमें से एक कंपोनेंट है लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा उतनी फोटोसिंथेसिस ज्यादा, लाइट इंटेंसिटी कम तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम। अब प्लांट के लिए 10% ऑफ सनलाइट सफिशिएंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, यानी अगर क्लाउडी डे भी होगा तब भी प्लांट में लाइट जो पड़ेगी उससे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, राइट। अब प्लांट जिस रेंज में फोटोसिंथेसिस करता है दैट्स नोन एज पार, उस लाइट वेवलेंथ को हम पार नाम देते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी वो वेवलेंथ जो जिसमें प्लांट जिसको यूज करके फोटोसिंथेसिस करता है, राइट। अब प्लांट के लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि प्लांट को 10% लाइट चाहिए, ये इसको मिलता ही मिलता है। अब लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट फॉर दोज प्लांट्स जो शेड में ग्रो करते हैं या जो डेंस फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, उनके लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, बाकी किसी प्लांट के लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। अब आपके पास यहां पे एक ग्राफ है, देखो भाई, आप किसी प्लांट के पास सुबह 9 बजे गए, यहां से लाइट इंटेंसिटी है, यहां से रेट है, आपने इतनी लाइट इंटेंसिटी दे दी तो रेट आपको ये मिला। सुबह के टाइम मॉर्निंग में लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो फोटोसिंथेटिक रेट भी कम हो गई। 10 बजे रेट लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ी। 11 बजे लाइट इंटेंसिटी और बढ़ी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। 12 बजे लाइट इंटेंसिटी और बढ़ा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ी। 1 बजे लाइट इंटेंसिटी बढ़ी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा।
2 बजे लाइट इंटेंसिटी और बढ़ी, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अब नहीं बढ़ रहा है। रीजन, क्योंकि या इस पॉइंट तक लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर था, प्लांट के लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या बोल रहा है, जो लिमिटिंग है वही डिटरमाइन करेगा रेट। इस पॉइंट तक लाइट लिमिटिंग फैक्टर था, तो लाइट को बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती है। इस पॉइंट के बाद हमने लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाया, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अब इस प्लांट में लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, अब कोई और फैक्टर लिमिटिंग है, यानी बी और सी पॉइंट में यहां पे कोई और फैक्टर लिमिटिंग हो सकता है। अदर फैक्टर्स आर लिमिटिंग, वाटर लिमिटिंग हो सकता है, कोई और फैक्टर लिमिटिंग हो सकता है, लेकिन यहां पे अब लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। पॉइंट ए जो है इट्स कॉल्ड लो इंटेंसिटी, लो लाइट इंटेंसिटी, क्योंकि इस पॉइंट तक रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझ में आ रही बात? तो दूसरा फैक्टर जो एक्सटर्नल फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, दैट इज CO2 कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक करना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिड्यूस करके प्लांट ग्लूकोज बनाता है। अब एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन ये है 0.38% ऑफ अमंग ऑल गैसेस। यहां दूसरा यूनिट अगर हम लेंगे 380 माइक्रोलीटर पर लीटर, हमने 1 लीटर एटमॉस्फेरिक गैसेस लिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इतना हो सकता है 380 माइक्रोलीटर, यहां मैं बोल सकता हूं 380 ppm पार्ट्स पर मिलियन, राइट? ये एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन है। अब प्लांट जो है हमारे पास 2 तरह के हैं, C3 प्लांट्स एंड वी हैव C4 प्लांट्स। C3 प्लांट्स जिनमें सिर्फ केल्विन साइकिल होता है, C4 प्लांट्स इनमें एडेप्टिव मैकेनिज्म है, जहां पे केल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल्स के अंदर होता है, वो हमने अभी देखा, राइट? अब C3 प्लांट के लिए सैचुरेशन का मतलब C3 प्लांट कब मैक्सिमम CO2 एब्जॉर्ब करेगा, उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में क्या होनी चाहिए जब CO2 मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा। तो C3 प्लांट के लिए जो सैचुरेशन है वो 450 नैनोमीटर है, यानी कि अगर एटमॉस्फेयर में इतनी कंसंट्रेशन होगी CO2 की, तब जाके C3 प्लांट जो है ये मैक्सिमम CO2 अपटेक करेगा। समझ में आई बात? अब C4 प्लांट के लिए सैचुरेशन जो है दैट इज 360 ppm, यानी इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में CO2 की, तब जाके C4 प्लांट जो है ये मैक्सिमम CO2 अपटेक कर सकता है। अब देखो ध्यान से, एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन है 380, C3 प्लांट को चाहिए 450, यानी C3 प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो ये लिमिटिंग फैक्टर है, इसको मैक्सिमम इतना चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेयर में इससे कम। तो C3 प्लांट के लिए CO2 कंसंट्रेशन लिमिटिंग है, इसके लिए ये लिमिटिंग फैक्टर है, बट C4 प्लांट को 360 चाहिए और एटमॉस्फेयर में इससे ज्यादा है, तो C4 प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। क्लियर बात? अब इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, ये यहां पे एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन, मैक्सिमम CO2 अपटेक बाय C4 प्लांट्स इस पॉइंट पे है, यानी कि 360, इस 380 से कम, और यहां पे C3 प्लांट है, C3 प्लांट में मैक्सिमम CO2 एब्जॉर्प्शन इस पॉइंट पे होता है, जहां पे एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन होनी चाहिए 450, जो कि 380 से कहीं गुना ज्यादा है। समझ में आई बात? अब C3 प्लांट्स जो है इनको हम ग्रो करते हैं ग्रीन हाउस के अंदर, जैसे टोमेटो है, बेल पेपर है, एटस्ट्रा एटस्ट्रा, राइट? इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर मेनली अफेक्ट करता है एंजाइम्स को। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो एंजाइम्स अफेक्ट होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डायरेक्ट रिएक्शन। इसमें हमने देखा डायरेक्ट रिएक्शन ज्यादा एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, जिसमें रुबिस्को एंजाइम यूज होता है, बाकी एंजाइम्स यूज होते हैं। तो टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस पे पड़ेगा, ठीक? क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन में ही एंजाइम्स यूज होते हैं, तो टेम्परेचर का इफेक्ट डायरेक्ट रिएक्शन पे। C3 प्लांट्स को इतना टेम्परेचर चाहिए, और C4 प्लांट्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है फॉर फोटोसिंथेसिस दैट इज 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर कंसंट्रेशन, अगर पानी की कंसंट्रेशन कम है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, तो प्लांट के लीव्स विल्ट हो जाते हैं, सुखड़ जाते हैं, जिससे प्लांट का लीफ का सरफेस एरिया कम हुआ। लीफ का अगर सरफेस एरिया कम हुआ तो अब मैक्सिमम लाइट नहीं पड़ेगी, लाइट नहीं पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगी, एक रीजन। दूसरा, अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन है तो प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज करता है ताकि ट्रांसपिरेशन रेट को कम किया जाए, लेकिन स्टोमेटा क्लोज करने से अब एटमॉस्फेरिक CO2 एंटर नहीं हो सकता। जब CO2 एंटर नहीं हुआ तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम। इसके बाद एक और फैक्टर है दैट इज ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस प्लांट्स में ज्यादा है। यहां तक बात क्लियर? ये थे कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखोगे, आप इसको स्टार मार्क करके आप इन पॉइंट्स को लिखना। पहला पॉइंट, अगर मैं C3 प्लांट्स की बात करूं, इन C3 प्लांट्स में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है?
यानी ऐसा कौन सा पहला मॉलिक्यूल है जो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट्स, इन C3 प्लांट्स, यहां पे लिखते हैं C4 प्लांट्स का। C3 प्लांट्स में वो पहला कौन सा मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, दैट इज RuBp। यहां पे जो कंपाउंड है दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये 5 कार्बन का कंपाउंड, ये 3 कार्बन का कंपाउंड। दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, पहला स्टेबल प्रोडक्ट C3 प्लांट्स में जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड, 3 PGA, 3 कार्बन कंपाउंड, और यहां पे जो बन रहा है दैट इज ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है ना, 4 कार्बन कंपाउंड। अब यहां पे एंजाइम यूज होता है रुबिस्को, रुबिस्को। यहां पे 2 एंजाइम यूज होते हैं, एक पेप्केस, पेप्केस, और यहां पे यूज होता है रुबिस्को एंजाइम। अगर मैं सेल्स की बात करूं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए C3 प्लांट्स में सिर्फ मेसोफिल सेल यूज होती है, मेसोफिल सेल्स, और यहां पे जो सेल यूज होती है दैट इज मेसोफिल एज वेल एज मेसोफिल सेल भी यूज होती है, और यहां पे यूज होती है बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स। 2 तरह की सेल्स यहां पे यूज होती है। इसमें क्रंच एनाटॉमी एब्सेंट, यहां पे क्रंच एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। ये कुछ डिफरेंसेस C3 और C4 प्लांट्स में। अब आपको एनसीईआरटी पे एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को हम एक बार फिल करते हैं जल्दी से। देखो भाई ध्यान से, आपको यहां पे C3 और C4 प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, इनमें से आपको चूज करना है। क्या बोल रहा है? द सेल टाइप इन विच द कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। C3 प्लांट में किस सेल के अंदर कैल्विन साइकिल होता है? अगर मैं C3 प्लांट्स की बात करूं, यहां पे है मेसोफिल सेल, मेसोफिल। अगर मैं C4 प्लांट्स की बात करूं, यहां पे कैल्विन साइकिल होता है बंडल शीथ सेल के अंदर। 2 तरह की सेल्स यहां पे, मेसोफिल एज वेल एज बंडल शीथ। C3 साइकिल जो है कैल्विन साइकिल, वो बंडल शीथ सेल्स में होता है इन केस ऑफ C4 प्लांट। ठीक। सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स, इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यानी कि पहली रिएक्शन जहां पे CO2 कंबाइन होता है किसी सबस्टेंस के साथ। अगर मैं C3 प्लांट्स की बात करूं, यहां पे मेसोफिल सेल के अंदर होता है, जहां पे RuBp कंबाइन होता है CO2 के साथ, रुबिस्को रिएक्शन कराता है। यहां पे भी मेसोफिल सेल के अंदर होता है, जहां पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट रिएक्ट करता है CO2 के साथ और बनाता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। राइट। हाउ मेनी सेल्स डज द लीप हैव टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड? यहां पे कितनी सेल्स यूज होती है? ओनली मेसोफिल सेल, 1 सेल, दैट इज मेसोफिल सेल। अगर मैं इसकी बात करूं, 2 सेल्स, बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल। ठीक है ना। विच इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर यहां पे है RuBp जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। यहां पे है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, इसमें कितने कार्बन? 5। इसमें कितने कार्बन? यहां पे 3 कार्बन कंपाउंड। विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट? यहां पे पहला प्रोडक्ट जो बन रहा है दैट इज 3 PGA, दैट इज 3 PGA। यहां पे जो है दैट इज OAA, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। इसमें कितने कार्बन? यहां पे 3 कार्बन, यहां पे 4 कार्बन। इसी साइकिल का नाम C3 साइकिल, यहां पे C4 साइकिल। राइट। डज द प्लांट हैव रुबिस्को? यहां पे भी रुबिस्को है और यहां पे भी रुबिस्को है, क्योंकि रुबिस्को ही फिक्सेशन कराता है कार्बन डाइऑक्साइड की। डज द प्लांट हैव पेप्केस? यहां पे पेप्केस नहीं होता है, इसमें पेप्केस जो है वो प्रेजेंट है। राइट। C3 प्लांट्स में या C3 साइकिल में पेप्केस यूज नहीं होता। विच सेल्स इन द प्लांट्स हैव रुबिस्को? यहां पे मेसोफिल सेल, यहां पे बंडल शीथ सेल के अंदर रुबिस्को प्रेजेंट है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। राइट। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स इज ऑक्जेलोएसिटेट एंड इज फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स। जो C4 प्लांट्स हैं इनमें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है और ये प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल के अंदर। 2 तरह के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, मेसोफिल और बंडल शीथ सेल। और यहां पे OA जो है वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर बोल रहा है, नहीं, यहां पे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है वो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मेसोफिल सेल्स इन C4 प्लांट्स कैरी आउट कैल्विन साइकिल। मेसोफिल सेल में कैल्विन साइकिल नहीं होता है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। दोनों स्टेटमेंट्स जो है ये इनकरेक्ट है।
What is correct about C4 plants? They have special type of leaf anatomy, crus anatomy. They tolerate high temperature. Yes. They lack a process called photorespiration. इनमें photorespiration होने के chances नहीं होते हैं क्योंकि इनमें adaptive mechanism है. Have lesser productivity. नहीं, इनमें productivity ज्यादा होती है क्योंकि इनमें photorespiration नहीं हो सकती. Show no response to high light intensities. ये response show करते हैं. तो इसमें correct जो है वो P, Q और R. P, Q, R यानी fourth option. Next, which of the following are required for the direct reaction of photosynthesis? Direct reaction में ATP और NADPH लगता है. ATP, NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फिक्स होता है. लाइट नहीं चाहिए, क्लोरोफिल नहीं चाहिए. C, D और E. डायरेक्ट रिएक्शन C, D और E, सेकेंड ऑप्शन. इसके बाद यहां पे एंजाइम और यहां पे इसकी फंक्शन. reduces molecular oxygen to form water, that is cytochrome C. ये एक्चुअल में रेस्पिरेशन का इसने बोला है. रेस्पिरेशन में ये चीजें होती है. कैटालाइज द फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन कराता है, दैट इज हेक्सोकाइनेस. ये भी रेस्पिरेशन का है. बीटा कार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को कन्वर्ट कर रहा है इनटू OA, दैट इज पेप्टेस. कैप्चर्स एटमॉस्फेरिक CO2, दैट इज रुबिस्को. तो हम यहां पे आप इनको मैच करोगे. Rubisco has affinity for both gases, CO2 and oxygen. Yes, Rubisco is the most abundant enzyme in the biosphere. दोनों सही है. Both assertion and reason are true. And ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है. ये बोल रहा है कि एफिनिटी दोनों की तरफ है. क्यों है? इसलिए नहीं कि Rubisco की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, इसलिए नहीं है, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है. ठीक है ना. तो दोनों सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको. बोथ assertion and reason are true. फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूड. फोटोकेमिकल फेज यानी लाइट रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है. यस. फॉर्मेशन ऑफ NADPH. ATP यूज नहीं होता है, ATP बन रहा है. वाटर स्प्लिटिंग हो रही है और कार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है. यानी A, B और D. A, B और D. नेक्स्ट, the correct sequence of flow of electron during light dependent reaction is in plants. light reaction में correct sequence क्या है? देखो, पहले फोटो सिस्टम, सेकंड जहां पे फोटोलिस ऑफ वाटर होता है, यहां पे फोटोलिस ऑफ वाटर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास जा रहा है, फिर इसको एक्सेप्ट कर रहा है NADP पॉजिटिव. तो ये वाली सीक्वेंस हमें यहां पे दिख रही है. वाटर, फिर P680 जो कि फोटो सिस्टम सेकंड के नजदीक होता है, फिर P700 यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट, फिर NADP पॉजिटिव लेता है इलेक्ट्रॉन को और रिड्यूस होता है इनटू NADPH. ड्यूरिंग ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट्स. ड्यूरिंग ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट, द लिबरेटेड ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम. जो ऑक्सीजन है वो कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम वाटर एंड द रिएक्शन लीडिंग टू इट्स लिबरेशन आर एसोसिएटेड विद फोटो सिस्टम सेकंड के साथ वाटर स्प्लिटिंग एसोसिएट होती है. सेकंड ऑप्शन. इफ द पायरोल रिंग, ओके, यहां पे क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, ये बोल रहा है कि क्लोरोफिल ए में X क्या हो सकता है. जो यहां पे X है क्लोरोफिल के केस में इट इज CH3. अगर ये क्लोरोफिल बी होता तो यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप है इन केस ऑफ क्लोरोफिल ए, जिसको हमने देखा है अभी. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? क्लोरोफिल ए, ज़ेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स आर कॉल्ड एज एक्सेसरी पिगमेंट्स. क्लोरोफिल ए एक्सेसरी पिगमेंट में नहीं है, बाकी सारे हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है. एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ये बात सही है. क्लोरोफिल्स आर द मेजर पिगमेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट, राइट. क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर. नहीं, रिएक्शन सेंटर में सिर्फ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल ए ट्रांसफर द एनर्जी टू एक्सेसरी पिगमेंट्स. एक्सेसरी पिगमेंट्स ही एनर्जी ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए तक. तो इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीन स्टेटमेंट्स सही है, तो ऑप्शन सेकंड. अब यहां पे आपको देखना है कि इनकरेक्ट मैच क्या है. इनकरेक्ट मैच, जोसेफ प्रिस्ले, ये बोल रहा है मिंट, इसने नीम प्लांट ने, इसने मिंट प्लांट पे काम किया. यहां पे लिख रहा है नीम, तो ये गलत है. जॉन इंगनहाउस एक्वेटिक प्लांट, TW एंग्लमैन क्लाइडोफोरा. कॉर्नेलियस वैनी ने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे काम किया. Which reagent can be used to determine the essentiality of CO2 for the process of photosynthesis? कौन सा रिएजेंट हमें यूज होता है ये पता करने के लिए कि CO2 इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में?
इसके लिए हमने 1 मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में देखा, उसने यूज किया था KOH सोक्ड कॉटन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, द केमिकल यूज्ड टू रिमूव दिस गैस फ्रॉम इफेक्टिव फ्रॉम दिस, इसको रिमूव किया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फोटोसिंथेसिस को लेके। आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हुई होंगी। हमने इसमें इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ा, हमने इस सेशन में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को देखा और हमने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, राइट। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।